अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मेरे बच्चे, उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मजे में होगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होगे। तो बच्चे, पास पेपर्स का सॉल्यूशन शुरू करने जा रहे हैं। जो पास पेपर्स की सीरीज है, इसके अंदर मेरा बेटा हम लोग करेंगे क्या, जो डिफरेंट एमडी कैट की यूनिवर्सिटीज है, या ज्यादा अच्छा टर्म होगा जो डिफरेंट हमारे पास मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं मेरे बच्चे, इन डिफरेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज के जो पास पेपर्स हैं, ओरिजिनल पास पेपर्स, उनको मेरा बेटा हम लोग सॉल्व करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि आप में से कोई भी बच्चा ऐसा होगा कि जिसको इस बात की अहमियत का बताना जरूरी होगा कि इनका सॉल्यूशन कितना जरूरी है, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी उस यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आ चुके हैं जहां पर जाने के लिए आप मेहनत कर रहे हो। तो आपने कोशिश करनी है एक एक क्वेश्चन को गौर से देखना है, जो टॉपिक उसमें बताया गया है उसको मेक श्योर करो कि आपने वो टॉपिक कवर किया हुआ हो, क्योंकि दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये उस यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन बैंक से लिया गया क्वेश्चन है, आगे पीछे का क्वेश्चन नहीं है। तो मेरे बच्चे, इसमें हम नम्स के भी पास पेपर कवर करेंगे, सिंध की जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं उनके भी पास पेपर्स होंगे, पंजाब की यूनिवर्सिटीज के भी होंगे, केपीके या खैबर पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटीज के भी होंगे, बलूचिस्तान के भी होंगे, सिमिलरली आजाद जम्मू कश्मीर, इस्लामाबाद और गिलगित, इन सब की यूनिवर्सिटीज के भी होंगे। आहिस्ता 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 चीजें अपलोड होती जाएंगी। साथ ही साथ मेरा बेटा, अगर आप कहीं पर भी फंसते हो फिजिक्स को लेकर, कि आपको लगता है कि यार मुझे फिजिक्स का ये पर्टिकुलर टॉपिक नहीं आता, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। मैंने मेरे बच्चे फिजिक्स के कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग, फिजिक्स का जो मेरा कंप्लीट कोर्स है उसकी रिकॉर्डिंग मैंने YouTube पर अपलोड की हुई है। कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग YouTube पर अपलोड हुई हुई है, क्लास 11 की और क्लास 12 की, डिटेल में पढ़ाया है, एक एक क्वेश्चन को डिस्कस किया है। साथ ही साथ मेरे बच्चे, अगर आप फिजिक्स के अलावा बाकी सब्जेक्ट्स में फंसते हो, केमिस्ट्री में या बायो में या इंग्लिश में या LR में, तो मेरे बच्चे आप हमारा एमडी कैट का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर आपको इस कंप्लीट कोर्स की तैयारी कराई जाती है। अगर सिर्फ फिजिक्स मसला है तो सिर्फ फिजिक्स के लिए तो मेरे YouTube लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग भी मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है मेरे बच्चे, तो शुरू करते हैं पास पेपर की सीरीज। ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर वन में आपसे कह रहे हैं, इफ ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी बिकम्स डबल देन सेंट्रीपिटल फोर्स बिकम्स। क्या होगा कि अगर मेरे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी डबल हो जाए तो सेंट्रीपिटल फोर्स पे कितना इफेक्ट आएगा आपके पास, ये आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो सर हमें ये जानना पड़ेगा ये टेंजेंशियल वेलोसिटी कौन है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है हमारे पास। तो लेट्स सी, मान लो कि मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है जी, और वो बॉडी आपके पास लेट्स से एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, सही है जी। अगर एक बॉडी हमारे पास एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, एक पार्टिकल है मेरे पास, मैं मानता हुआ चलता हूं कि भाई ये पार्टिकल मेरे पास फॉर एग्जाम्पल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता हुआ चल रहा है, ये रहा वो पार्टिकल, ठीक है। अब जब ये पार्टिकल घूमना स्टार्ट करता है मेरे बच्चे, तो ये बात याद रखनी है आप लोगों ने कि इस पार्टिकल को जो फोर्स घुमा रही होती है ना, इस पार्टिकल को जो फोर्स हमारे पास घुमा रही होती है, वो फोर्स आपके पास कहलाती है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है जी। वो फोर्स हमारे पास क्या कहलाती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। जिस पॉइंट पे बॉडी होगी, जिस भी पॉइंट पे बॉडी होगी, वहां से आपके पास अगर फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे बॉडी, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन कहां बनेगी हमारे पास, यहां से भी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, और अगर इस पॉइंट पे बॉडी तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल अगेन। सर ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब ये टेंजेंशियल वेलोसिटी किस चीज का या किस बला का कॉन्सेप्ट है आपके पास। टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या चीज होती है, देखिएगा, देखिए आपके पास जब पार्टिकल इस पॉइंट पर है और वो रोटेट कर रहा है, आपके पास पार्टिकल जब इस पॉइंट पर है और वो रोटेट कर रहा है, तो इस पॉइंट के वक्त, इस पॉइंट पे मौजूद होते वक्त उसकी जो वेलोसिटी होगी, दो तरह की वेलोसिटीज होंगी इसमें। एक होगी वो वेलोसिटी जो कि इस लीनियरली इसको मूव करवा रही है, और दूसरी होगी हमारे पास जो कि इसको रोटेट करवा रही है। जो वेलोसिटी रोटेट करवाती है उसको तो हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, और जो लीनियरली मूव करवा रही होती है उसको हम कहते हैं टेंजेंशियल या लीनियर वेलोसिटी। अच्छा, टेंजेंशियल नाम उसका पड़ता है इस वजह से है क्योंकि आपके पास अगर हम गौर से सोचें तो आपके पास मेरे बेटे कोई भी वेलोसिटी जो कि आपके पास पार्टिकल की किसी पॉइंट पर है, उसकी डायरेक्शन देने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, आपके पास उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। ये मेरा टेंजेंट थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, कोई मसला नहीं है, समझ में आना चाहिए। टेंजेंट कहते हैं एक ऐसी लाइन को जो कि सर्कल को किसी भी पॉइंट से टच करता हुआ जा रहा होता है आपके पास।
तो ये वाली जो वेलोसिटी होती है, ये वेलोसिटी हमारे पास फिर कहलाती है लीनियर वेलोसिटी, या चूंकि इसकी डायरेक्शन आपके पास टेंजेंशियल है तो इसको हम लोग टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहते हैं। अब ये टेंजेंशियल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आता तो एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। देखो आजकल आपके पास बारिशों का सीजन चल रहा है, ठीक है। बारिशों में हमारे पास सबसे ज्यादा हम लोगों को प्रॉब्लमेटिक बात क्या होती है कि जब हम लोग बाइक चला रहे होते हैं, जैसे मुझ जैसे लोग जो बाइक चला रहे होते हैं, हमारे आगे जो भी बाइक चला रहा होता है या गाड़ी चला रहा होता है और वो खड्डे में जाता है या फिर वो किसी कीचड़ वाले रास्ते से गुजर रहा होता है, तो उसकी जो टायर पे लगी कीचड़ है वो उछलती हुई मेरे ऊपर आती है। इसका मतलब क्या, वो उछलती हुई क्यों आ रही है, समझना इस बात को। एक बॉडी हमारे पास क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है। जो सर्कुलर मोशन कर रही है वो टायर है आपके पास, ठीक है जी। टायर पे लगी कीचड़ का एक एक पार्टिकल क्या कर रहा है, उसके साथ सर्कुलर मोशन कर रहा है। लेकिन जब वो वहां से निकलता है तो आप देखें कि वो क्या करता है, जब वो इस पॉइंट पे निकल रहा है फॉर एग्जांपल टायर से, वहां से सीधा उछलता है, जिसको हम कहते हैं टेंजेंशियल डायरेक्शन में मूव करता हुआ जा रहा है आपके पास। तो इस वेलोसिटी को तभी हमारे पास कहा जाता है लीनियर वेलोसिटी या टेंजेंशियल वेलोसिटी, जिसके मैग्नीट्यूड को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं आपके पास किससे, v से। ठीक हो गया सर जी। अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना मेरा बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास m v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, जिसमें m है मास ऑफ द पार्टिकल आपके पास, v जो है वो टेंजेंशियल वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, और r क्या है, इसी सर्कुलर पाथ का रेडियस, ठीक है। r हमारे पास है सर्कुलर पाथ का रेडियस। डन हो गया सर। ये तो नॉर्मल सेंट्रीपिटल फोर्स हो गई सर। अब सवाल में इन्होंने क्या तस्करा किया कि अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी डबल हो जाए तो सेंट्रीपिटल फोर्स छिड़ जाएगी। कितनी छिड़ेगी ये बताओ मुझे। ठीक हो गया, निकालते हैं सर। मैं कहता हूं सर छिड़की हो जाएगी एफसी डैश। कब जब आपके पास वेलोसिटी डबल हो जाएगी। तो वेलोसिटी डबल हो गई, मैंने वेलोसिटी की जगह लिख दिया 2v, और चूंकि वेलोसिटी के फॉर्मूले पे स्क्वायर आता है तो मैंने इधर स्क्वायर लगा दिया। अपॉन में कौन आ गया आपके पास r, ये 2 का स्क्वायर बन के 4 बनेगा, जिसको मैं बाहर निकाल के लिख सकता हूं, और अंदर रह जाएगा हमारे पास mv स्क्वायर ओवर r, अंदर रह जाएगा mv स्क्वायर ओवर r। डन हो गया सर। अरे सर मजे की बात, ये mv स्क्वायर ओवर r जब हम देखें तो ये तो हमारी ओरिजिनल सेंट्रीपिटल फोर्स थी, ओरिजिनल थी, तो इसका मतलब ये छिड़ी हुई सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये किसके बराबर हो जाएगी, ये 4 गुना हो जाएगी ओरिजिनल सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा यहां से कि हमारी छिड़ी हुई सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये 4 गुना हो चुकी है, 4 गुना हो चुकी है किसके, ओरिजिनल सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो ऑप्शंस क्या लगाने चाहिए सर फिर हम लोगों को, आओ देखते हैं भैया कि ऑप्शन क्या लगाएंगे हम लोग यहां पे। सही है सर। तो ऑप्शन आपके पास जो लगेगा वो ऑप्शन हमारे पास क्या डबल हो जाएगा, नहीं सर डबल तो नहीं हो रहा, 1/2 आधी हो जाएगी, नहीं सर 4 गुना हो रही है, मुझे यहां से नजर आ रहा है आपके पास। तो ऑप्शन सी हमारे पास फिर सर करेक्ट हो जाएगा 4 टाइम्स। तो इस सवाल का आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारे पास, ऑप्शन सी 4 टाइम्स। लेट्स मूव ऑन। अच्छा जी, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहे हैं अंडर व्हाट कंडीशंस एन ऑब्जेक्ट विल हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट बट नॉन जीरो डिस्टेंस। आपके पास क्या ऐसी कंडीशन बनेगी जिसमें ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितनी हो, जीरो, डिस्प्लेसमेंट कितनी हो हमारे पास भैया, जीरो, लेकिन उसका जो डिस्टेंस है वो कितना हो हमारे पास, नॉन जीरो। ये कीवर्ड्स हैं। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का फर्क पता है कि आप लोगों को, सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फर्क थोड़ा समझा देते हैं। समझना, देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है इसको बहुत इजी तरीके से समझते हैं आपके पास। मान लो मेरे पास एक पॉइंट है ए, ठीक है, एक पॉइंट है बी, मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचना है। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए मेरे पास कितने सारे रास्ते हैं, सर बहुत सारे रास्ते हैं। एक रास्ता है कि मैं यहां से घूमता फिरता ए से बी तक पहुंच जाऊं, एक रास्ता है सर मैं यहां से घूमता फिरता बी तक पहुंच जाऊं, ऐसे ही है। इस तरह के तो सर करोड़ों रास्ते बना सकता हूं मैं ए से बी तक जाने के आपके पास, लेकिन मुझे सबसे छोटा रास्ता तो बताएं सर, सबसे छोटा रास्ता क्या होगा अगर मैं ए से बी तक एक स्ट्रेट लाइन में नाक की सीध में चलना शुरू हो जाऊं और ए से पहुंच जाऊं बी तक आपके पास, तो ये कहलाएगा सबसे छोटा रास्ता। अब हर रास्ते में आपने कुछ ना कुछ तो फासला कवर किया है ना सर, कुछ ना कुछ तो फासला कवर हुआ है हमारे पास। ये जो कुछ ना कुछ फासला कवर हुआ है आपके पास, अब इस फासले के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये जो लाल वाले फासले हैं, ये वाले फासले आपके पास कहलाते हैं डिस्टेंसेस, ठीक है जी। ये जो लाल वाले फासले मैंने बनाए आपके पास मेरे बेटे, ये क्या कहलाते हैं हमारे पास, डिस्टेंसेस, क्योंकि इनके अंदर कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन हमारे पास नहीं आ रही। लेकिन यहीं पे हमारे पास जो मैंने पर्पल वाला बनाया है इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के दरमियान सबसे छोटे फासले को हम क्या कहते हैं आपके पास बेटा, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक हो गया सर, बात समझ में आती है। लेकिन अगर यहां पे एक छोटी सी बात जो समझने वाली है वो क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं ए से बी तक गया, ठीक है जी, ए से बी तक एक पाथ बनाता हूं तुम लोगों को समझ में आएगी बात। मैं ए से बी तक गया, ऐसे गया, और बी से मुड़ जोड़ा के वापसी, अरे भैया ये क्या हुई सर, सॉरी, आ जाते हैं वापस, ठीक है जी। मैं ए से बी तक गया
और बी तक जाने के बाद वहां पे रुका नहीं, वहां से मुड़ मुड़ा के वापसी कहां पे आ गया, ए पे आ गया, ए से बी तक गया और बी से मुड़ मुड़ा के वापसी ए पे आ गया। तो अब मैंने कुछ डिस्टेंस कवर किया, बिल्कुल किया। जितना यहां से यहां तक मूव करते हुए फासला हुआ प्लस जितना यहां से यहां तक मूव करते हुए फासला हुआ, तो ये हो जाएगा मेरे पास मेरा टोटल डिस्टेंस। डन हो गया सर। यानी कि अगर मैं बोलूं ये वाला फासला ए है और ये वाला फासला स्मॉल बी है, तो मेरा डिस्टेंस कितना कवर हो गया आपके पास इस पाथ के ऊपर, इस पाथ के ऊपर डिस्टेंस कवर हो गया मेरे पास ए प्लस बी, ये मेरा पूरा फासला कवर हो गया। डन हो गया सर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट का मतलब पता है क्या होता है? पहले पॉइंट से लेके आखिरी पॉइंट तक का सबसे छोटा फासला। पहला पॉइंट कौन है? ए। घूम फिर के वापसी कहां गया? ए पे। पहला पॉइंट भी ए, आखिरी पॉइंट भी ए। इसका मतलब पहला पॉइंट से आखिरी पॉइंट सर यहां से यहीं तक का क्या ही फासला होगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे केस में हमारे पास बेटा कितनी हो जाती है? जब बॉडी घूम फिर के वहीं आ जाए जहां से उसने स्टार्ट किया था, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाती है हमारे पास? 0। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर बॉडी घूम फिर के वहीं आ जाए जहां से उसने स्टार्ट किया था, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाती है हमारे पास? 0। ठीक हो गया सर जी। अब सवाल क्या कह रहा है? कौन सी कंडीशंस में डिस्प्लेसमेंट 0 होगी? सर यहां भी नजर आ रहा है मैं तो, डिस्टेंस तो इस कंडीशन में भी a प्लस बी है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। ऐसी कंडीशन बताओ जहां पे डिस्प्लेसमेंट अंडा हो जाए और डिस्टेंस क्या हो जाए हमारे पास? नॉन जीरो हो जाए। ठीक हो गया, बनाते हैं ऐसी कंडीशन। एक कह रहा है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन का मतलब तो सर होगा एक स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव करती हुई गई, इसमें तो वापसी वहीं आएगी नहीं अपनी पॉइंट पे। जब वापसी नहीं आएगी तो डिस्टेंस भी नॉन जीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट भी नॉन जीरो होगी, तो ए पॉइंट तो नहीं हो सकता। ए ऑप्शन तो हमारे पास मैंने काटा मार दिया यहां पे। ठीक हो गया सर। बी ऑप्शन सर्कुलर मोशन। सर देखते हैं सर्कुलर मोशन में हमारे पास मेरे बेटे बॉडी जहां से घूमती है क्या वापसी वहीं पे आ जाती है हमारे पास? बॉडी जहां से घूम के चलती है क्या वापसी वहीं पे आ जाती है? मान लो ये पूरा बना हुआ है यार, ऐसे काट देते हैं थोड़ा सा, तो देखो क्या वापसी वहीं आ जाती है? जी सर, वापसी वहीं आ जाती है हमारे पास। बॉडी जहां से वो घूम के स्टार्ट हुई थी, मान लो यहां से स्टार्ट हुई, घूमी 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 घूमी, घूमते घूमते वापसी वहीं आ गई, तो ऐसे पॉइंट में से फासला डिस्टेंस तो कवर हुआ। डिस्टेंस कितना कवर हुआ? सर्कुलर मोशन की टर्म्स में जो डिस्टेंस यहां पे कवर हुआ उसको हम बोलेंगे सरकमफेरेंस। ठीक है, डिस्टेंस तो कवर हुआ, क्या डिस्प्लेसमेंट हुई? सर जहां से चली थी वापसी वहीं आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हुई। अगर डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हुई तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई हमारे पास? अंडा। तो ये सर्कुलर मोशन एक ऐसी एग्जांपल बन सकती है सर जिसमें हमारे पास डिस्टेंस तो कुछ ना कुछ कवर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रही। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास यहां पे? ऑप्शन नंबर बी, सर्कुलर मोशन। ठीक है जी, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी, सर्कुलर मोशन। लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट एग्जिबिटेड। कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि नहीं एग्जिबिट कर रहा? कौन? बाय द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी है सर हमारे पास? देखो बेटा, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आसानी में से समझनी है हमारे पास, तो ये साउंड वेव्स को कहते हैं। साउंड वेव्स आर एक्चुअली लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बिकॉज दे ट्रेवल पैरेलल। ठीक है जी, वो पैरेलल में ट्रेवल करती हैं आपके पास, तो उनको कहलाते थे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इनमें से क्या नहीं कर सकती? ए, इंटरफेरेंस कर सकती है क्या सर? बिल्कुल कर सकती हैं। साउंड वेव्स जो होती है मेरे बेटे वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी परफॉर्म करती हैं, वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी परफॉर्म करती हैं आपके पास, जिसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि आपके पास इंटरफेरेंस तो होती है साउंड वेव्स की। डन। तो इंटरफेरेंस कर सकती हैं। इन्होंने पूछा क्या नहीं कर सकती? क्या नहीं कर सकती? इंटरफेरेंस कर सकती हैं, काट दिया। बी, रिफ्लेक्शन। क्या रिफ्लेक्शन कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां मुड़ के बोलना शुरू हो जाऊं तो क्या मेरा साउंड टकरा के यहां से तुम तक नहीं पहुंच जाएगा? अगर तुम मेरे पीछे खड़े होते तो बिल्कुल पहुंच जाता सर आपके पास। इसका मतलब रिफ्लेक्शन भी कर सकती है साउंड वेव। सी कह रहा है डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन का मतलब होता है मेरे बेटे किसी भी एज से या किसी भी कॉर्नर से बेंड हो जाना वेव का, तो ये भी परफॉर्म कर सकती है साउंड आपके पास, ये भी कर सकती है, तो ये भी गलत ऑप्शन हो गया। डी में आ रहा है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है मेरे बेटे जो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स परफॉर्म कर सकती हैं। ये बात आपने याद रखना है। पोलराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कौन परफॉर्म कर सकती हैं? ट्रांसवर्स वेव्स परफॉर्म कर सकती हैं आपके पास, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स नहीं कर सकती। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ सर? ऑप्शन डी हो गया, पोलराइजेशन। आए ऑप्शन डी लगा देते हैं यहां पे। ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो है वो पोलराइजेशन परफॉर्म नहीं कर सकती, एग्जिबिट नहीं कर सकती। लेट्स मूव ऑन। अगला सवाल है हमारे पास, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। हवा के अंदर जो साउंड की स्पीड है कब? 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कितनी है सर? 332 मीटर पर सेकेंड है। कितनी है? 332 मीटर पर सेकेंड है आपके पास। डन हो गया।
कह रहे हैं द स्पीड ऑफ साउंड एट 22 डिग्री सेल्सियस विल बी 22 डिग्री सेल्सियस पे मुझे बताओ साउंड की स्पीड कितनी होगी। 22 डिग्री सेल्सियस पे मुझे बताइए भैया कि साउंड की स्पीड आपके पास सर कितनी होगी। आइए निकालते हैं। तो सर इसको निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं लैप्लास का एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करूंगा। वो क्या है कि साउंड की स्पीड अगर आपने किसी भी, बल्कि इसके बजाय ज्यादा अच्छा कलर यूज कर लें, थोड़ा अच्छा तुम लोगों को नजर आए, ठीक है जी, यहां से मैं इसको उठा के कर देता हूं भाई रेड, लेट्स से, ठीक है। साउंड की स्पीड निकालने का एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक हो गया, प्लस 0.61 मल्टीप्लाई बाय टी। मल्टीप्लाई बाय टी क्या मतलब क्या हो जाएगा यहां पे आपके पास, यानी कि टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पे आपने जाना है उसके ऊपर आप उससे मल्टीप्लाई कर दो और आपके पास आंसर आ जाएगा। डन सर, आसान है ये तो। सर वी नॉट की वैल्यू कितनी दी हुई है, वी नॉट किसे कहते हैं, स्पीड ऑफ साउंड एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये आ गई हमारे पास वी नॉट की वैल्यू। सर वी नॉट की वैल्यू तो हमारे पास है 332 प्लस 0.61 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 22 डिग्री सेल्सियस, लिख दिया सर मैंने उठा के यहां पे 22 डिग्री सेल्सियस आपके पास। डन हो गया। अब क्या करें, अब आपके पास आपने सिंपली यहां पे सर प्लस माइनस करना है और क्या करना है, मल्टीप्लाई। आओ कर लेते हैं साइड पे थोड़ा सा भाई, अपने पास 22 को मल्टीप्लाई करना है मुझे किससे, 0.61 से, बल्कि इसको ज्यादा आसानी है ऐसे लिखेंगे, 0.61 को मल्टीप्लाई करना है 22 से, ठीक हो गया। 1 2 2 2 6 12, एक ऊपर आ गया आपके पास, ठीक हो गया। 2 0 0 प्लस 1 1 आ गया, काटा मारा आप लोगों ने, 2 1 2 अगेन, 2 6 12 अगेन, एक ऊपर गया 2 0 0 और वहां पे 1 आ जाएगा, तो जाएगा सर 2 4 3 और 1, ठीक हो गया सर। पॉइंट लगाना है 2 डिजिट्स के बाद, ये बन गया 13.42। इजी सर, 332 में प्लस करना है हम लोगों ने 13.42, इजी तरीन। 332 में 13 मिला दो, 345 हो जाएगा सर, 345.42 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर आंसर। आंसर एट व्हाट टेम्परेचर, आंसर एट 22 डिग्री सेल्सियस। तो स्पीड ऑफ साउंड एट 22 डिग्री सेल्सियस कितनी निकल के आ रही है मेरे पास, 345.42 मीटर पर सेकेंड। देख लो विच इज द नियरेस्ट ऑप्शन सर। सर ए कह रहा है 345, करीबी तरीन तो यही लग रहा है सर मुझे। बी कह रहा है 340, सही है सर। सी कह रहा है 350, ओके हो गया सर। डी कह रहा है 330, तो विच वन इज द नियरेस्ट विच वी कैन चूज, सो वी हैव टू चूज ऑप्शन ए एज आवर करेक्ट ऑप्शन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन ए, ठीक हो गया भैया। आओ आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं एस्ट्रोनॉमर्स कैलकुलेट स्पीड ऑफ डिस्टेंट स्टार्स एंड गैलेक्सीज। जो हमारे अर्थ से दूर स्टार्स और दूर गैलेक्सीज मौजूद हैं, उनकी स्पीड एस्ट्रोनॉमर्स कैसे निकालते हैं, इनमें से कौन सा फिनोमेना यूज करते हैं जिसकी वजह से उनको उसकी स्पीड पता लग जाती है। आओ चेक करते हैं इनमें से कौन सा फिनोमेना यूज होता है बेटा आपके पास। अच्छा जी, इसको निकालने से पहले आओ थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट समझना कि होता क्या है। बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। देखो एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम कहते हैं कि एक सोर्स किसे कह रहा हूं मैं यहां पे बेटा, सोर्स में कह रहा हूं किसी भी ऐसी चीज को जो कि अपने अंदर से वेव्स इमिट करती है, ठीक है। जैसे एक लाइट बल्ब लगा हुआ है मेरे पास यहां सामने, ये लाइट बल्ब क्या मेरे लिए एक सोर्स है, ठीक हो गया। और एक है हमारे पास रिसीवर। रिसीवर कौन होते हैं सर, रिसीवर वो होते हैं जो कि उसको रिसीव करते हैं। जैसे कि इस केस में मेरी आंखें जो है ये रिसीवर है, जो कि इन लाइट वेव्स को क्या कर रही है, रिसीव कर रही है। डन हो गया सर, यहां तक बात समझ में आती है। देखो सोर्स, अगर हम लोग इस सवाल के अकॉर्डिंग कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो सोर्स कौन है सर, सोर्स है स्टार्स और गैलेक्सीज, इनमें से लाइट निकल रही है। रिसीवर कौन है, हम लोग उस लाइट को आपके पास बैठ के क्या कर रहे हैं भैया, रिसीव कर रहे हैं आपके पास। तो सर सोर्स और रिसीवर का कॉन्सेप्ट तो समझ में आया यहां पे मुझे, ठीक हो गया। अब देखो नॉर्मली एक सोर्स है जो कि क्या कर रही है, अपने अंदर से वेव्स इमिट कर रही है। वो वेव्स हमारे पास कहां तक पहुंच रही है, रिसीवर तक पहुंच रही है। डन हो गया सर जी। आपके पास किसी भी वजह से अगर ये सोर्स दूर जाने लग जाए रिसीवर से, ठीक है, किसी भी वजह से ये सोर्स है ये अगर दूर जाने लग जाए हमारे पास रिसीवर से, रिसीवर वहीं खड़ा हुआ अपना, ठीक है, बट सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द रिसीवर, रिसीवर से दूर जा रही है। तो ऐसे केस में जो आपके पास वेवलेंथ होगी वो उस वेव की स्ट्रेच हो जाएगी। सही है सर। तो इसका क्या ताल्लुक, इसका ताल्लुक समझना। काफी सारे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर स्टडी करी और एक फिनोमेना निकाला जिसका नाम था हमारे पास रेड शिफ्ट। जिसका नाम क्या था हमारे पास सर, रेड शिफ्ट। नाउ व्हाट इज दिस रेड शिफ्ट सर, रेड शिफ्ट किस बला का नाम है आपके पास। रेड शिफ्ट क्या चीज होती है मेरे बेटे, देखो हुआ क्या, साइंटिस्ट ने ये चीज देखी कि आपके पास जो हमारे पास स्टार्स हैं हमारे गैलेक्सी में या फिर हमारे सोलर सिस्टम में या कहीं पे भी मौजूद स्टार्स हैं आपके पास, उन स्टार से जो हम लाइट रिसीव कर रहे हैं, जो लाइट रिसीव कर रहे हैं डेली बेसिस पे उनकी वेवलेंथ स्ट्रेच हुए जा रही है, स्ट्रेच हुए जा रही है। तो वहां उन्होंने एक कॉन्सेप्ट यूज किया डोपलर भैया का, जिसमें डोपलर साहब ने समझाया था कि जब भी सोर्स
किसी भी रिसीवर से दूर जाती है, जब भी कोई सोर्स किसी भी रिसीवर से बेटा दूर जा रही होती है तो उन दोनों की सोर्स से निकलने वाली जो वेव होती है उसकी वेवलेंथ स्ट्रेच होने लग जाती है। अगर वेवलेंथ स्ट्रेच होगी तो समझिएगा एक बात को, अगर वेवलेंथ स्ट्रेच होगी तो आपके पास जो विजिबल कलर्स है हमारे पास वेब ग्योर ये होते हैं विजिबल कलर्स। इनमें वॉयलेट की जो वेवलेंथ होती है बेटा ये सबसे छोटी होती है और रेड की जो वेवलेंथ होती है ना आपके पास ये सबसे बड़ी होती है। ये बात याद रखने वाली है हमारे पास, वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे छोटी है और रेड की जो वेवलेंथ है वो सबसे बड़ी है, जिसकी वजह से जब हमारे पास रेड शिफ्ट आ रही है तो इसका मतलब जो वेव्स है, जो वेवलेंथ है वो किसकी तरफ शिफ्ट करती चली जा रही है, वो रेड की तरफ शिफ्ट करती चली जा रही है। तो इस रेड शिफ्ट से मुझे क्या पता चला कि आपके पास जितनी भी चीजें हमारी यूनिवर्स में मौजूद है वो हमसे दूर हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, दे आर रिसीडिंग फ्रॉम अस, दे आर मूविंग अवे फ्रॉम अस। अच्छा जी, तो अगर वो हमसे दूर जा रही हैं तो डोपलर इफेक्ट को यूज करते हुए हम लोग उनकी स्पीड भी तो निकाल सकते हैं कि कितनी स्पीड से वो हमसे दूर जा रही हैं आपके पास। आई बात समझ में? सवाल भी क्या पूछ रहा है कि उनकी स्पीड्स कैसे निकालेंगे हम लोग, उनकी स्पीड्स निकालेंगे डोपलर इफेक्ट से। आइए सर देखें डोपलर इफेक्ट कौन से में आ रहा है, बीट्स, इंटरफेरेंस, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, नहीं सर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, डोपलर इफेक्ट। ठीक हो गया जी, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन डी। मूविंग ऑन, अगला आ जाता है हमारे पास भाई क्वेश्चन नंबर 6, कह रहे हैं इन अ रिपल टैंक, एक रिपल टैंक के अंदर क्या हो रहा है, 40 waves pass through a certain point, एक पॉइंट से ये वो पॉइंट है हमारे पास, इस पॉइंट से क्या हो रहा है, इस पॉइंट से हमारे पास बोल रहे हैं कि भाई 40 वेव्स पास हो रही हैं। ठीक है जी, कितनी वेव्स पास हो रही है, 40 वेव्स पास हो रही है, मान लिया मैंने सर यहाँ पे 40 वेव्स पास हो रही है। ठीक हो गया, थ्रू अ सर्टेन पॉइंट इन 1 सेकेंड, कितनी देर में पास हो रही है, 1 सेकेंड में। तो यहां हमें याद रखनी पड़ेगी एक छोटी सी डेफिनेशन जिसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। नाउ व्हाट इज फ्रीक्वेंसी सर? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है मेरे बच्चे कि कितनी वेव्स 1 सेकंड में एक पॉइंट से पास हो रही हैं। फ्रीक्वेंसी को डिफाइन कैसे करते हो, हाउ द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर यूनिट टाइम, 1 सेकंड में एक पॉइंट से कितनी वेव्स पास हो रही हैं, इसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो सवाल में इन्होंने घुमा फिरा के मैं क्या बता दी, फ्रीक्वेंसी बता दी। आइए सर डेटा बना लेते हैं साइड पे कि फ्रीक्वेंसी आ गई मेरे पास यहां पे कितनी, 40 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हमारे पास हर्ट्ज, वेव्स पर सेकंड भी लिख सकते हैं इसको। कह रहे इफ द वेवलेंथ जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, वेवलेंथ कितनी दे दी सवाल में, 5 सेंटीमीटर। ठीक है सर, कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में आ गई वेवलेंथ, डन हो गया। कह रहे हैं देन द स्पीड ऑफ द वेव इज, स्पीड बताइए वेव की, v की वैल्यू बतानी है सर, v तो बराबर होता है एफ लैम्डा के, डन हो गया। आइए जरा एफ लैम्डा पुट करते हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास 40, लैम्डा कितना है सर 5 सेंटीमीटर में था, जरा उसको 100 से डिवाइड करके मीटर्स में तो ले जाएं ताकि यूनिट तो हमारा सही आए। मीटर पर सेकंड लिखे हैं ऑप्शंस में, हमें तो मीटर पर सेकंड चाहिए, डन हो गया सर। अब तो आसान है, एक अंडे ने एक अंडा काटा आपके पास, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आंसर आ गया मेरे पास स्पीड का 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, स्पीड कितनी आ गई वेव की, 2 मीटर पर सेकंड। किस ऑप्शन में सर देखें तो सही, ए में 0.5, बी में 1, सी में 1.5, डी में लिखा है 2, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ऑप्शन डी, 2 मीटर्स पर सेकंड। ठीक हो गया जी, आओ आगे मूव करते हैं अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, कह रहे हैं इन विच प्रोसेस द एंटायर ऑफ हीट सप्लाइड, एंटायर जितनी भी हीट आप दे रहे हो, जितना भी चूल्हे से गर्म कर रहे हो आप उसको, इज सप्लाइड टू द गैस इज कन्वर्टेड टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, सारी की सारी सप्लाई की हुई हीट क्या बन जाए, इंटरनल एनर्जी बन जाए। ये कौन सा प्रोसेस होगा सर, आओ निकालते हैं ना कौन सा प्रोसेस होगा आपके पास। मान लो मेरे बच्चे कि मेरे पास एक कंटेनर है, एक थर्मोडायनेमिक कंटेनर है आपके पास। थर्मोडायनेमिक कंटेनर क्या होता है, जिसकी जो बेस होती है वो कंडक्टिंग होती है, सारी हीट यहां से अंदर भी जा सकती है बाहर भी जा सकती है, लेकिन जो वॉल्स होती हैं वो इंसुलेटिंग होती हैं, यहां से कोई हीट ना अंदर आवे है ना बाहर जावे आपके पास। ठीक हो गया सर जी। अच्छा, इसके अंदर हमने भर दिया आपके पास एक आइडियल गैस, ये आ गई सर आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स, और इसको पैक करने के लिए इसके ऊपर एक फ्रिक्शनलेस वेटलेस पिस्टन लगा दिया हम लोगों ने, डन हो गया। और इस पिस्टन को आपके पास लगाने के बाद अब आपसे सवाल क्या कह रहे हैं, सवाल में आपसे कह रहे हैं कि भैया मुझे ये बताओ कि जब मैं आपके पास यहां से हीट प्रोवाइड कर रहा हूंगा इसको, जब मैं यहां से क्या प्रोवाइड कर रहा हूंगा, हीट प्रोवाइड कर रहा हूंगा आपके पास, तो हीट प्रोवाइड करने की वजह से होगा क्या, जब आप हीट प्रोवाइड करेंगे तो सर वो हीट एब्जॉर्ब करेंगे गैस के मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से वो पागल हो जाएंगे, तेजी से मूव करने लग जाएंगे, जिसको हम कहते हैं उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक हो गया सर। क्या होगा कि जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो हीट मॉलिक्यूल्स को पागल कर देंगे, उनको तेज कर देंगे, उनकी इंटरनल
एनर्जी बढ़ा देंगे आपके पास, डेल्टा यू बढ़ गई। दूसरी चीज क्या होगी आपके पास, ये मॉलिक्यूल जब पागल हो जाएंगे तो ये जाके टकराएंगे पिस्टन से और पिस्टन को धकेल के क्या कर देंगे ऊपर। जब भी किसी बॉडी पे फोर्स लगाओ और वो मूव कर जाए, हम कहते हैं हमने उस पर वर्क किया। लेकिन यहां तो मॉलिक्यूल, गैस के मॉलिक्यूल ने फोर्स लगाई, वो मूव कर गए, तो गैस नहीं, यानी कि हमारे सिस्टम ने इसके ऊपर वर्क किया। ये सब क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि हमने हीट दी थी। जो हीट हमने दी वो इंटरनल एनर्जी को भी बढ़ाती है, वो वर्क डन भी करवाती है आपके पास। डन हो गया सर, यहां तक तो बात समझ में आती है। सवाल क्या है सर? सवाल में कह रहे हैं इन विच प्रोसेस द एंटायर ऑफ हीट सप्लाइड इज कन्वर्टेड टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। सारी की सारी हीट सिर्फ किस में जाए? इंटरनल एनर्जी में जाए, वर्क में ना जाए। वर्क कितना हो जाए? जीरो हो जाए। ऐसा कौन सा प्रोसेस हो सकता है सर जिसमें वर्क ही ना हो? वर्क ना हो का मतलब क्या है? वर्क ना हो का मतलब ये मेरे बेटे कि आपके पास वर्क कब होता है? जब फोर्स लग के बॉडी मूव करती है। मूव ना करे, वर्क कब ना हो? जब मूव ना करे। और मूव ना करे का मतलब पिस्टन ना ऊपर जा सके ना नीचे आ सके, पिस्टन जहां है वहीं रहे, पिस्टन जहां है वहीं रहे। अब ये कौन सा प्रोसेस होगा सर? ये तो बता दें। ये कह रहा है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसो जो वर्ड है, आइसो वर्ड का मतलब होता है मेरे बेटे सेम, ठीक है जी। आइसो वर्ड का मतलब होता है सेम या कांस्टेंट, ठीक हो गया। कोरिक का मतलब होता है मेरे बच्चे वॉल्यूम, यानी कि आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब क्या है? सेम वॉल्यूम प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम चेंज ना हो सके। अरे सर यही तो बात हो रही थी, वॉल्यूम चेंज ना हो सके का मतलब पिस्टन ना ऊपर जा सके, पिस्टन वही रहे, उतना ही वॉल्यूम रहे जितना था हमारे पास। तो ऐसे ही प्रोसेस में तो क्या होगा? जितनी आप हीट देंगे उतनी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। एग्जैक्टली इंटायरिटी ऑफ हीट किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? इंटरनल एनर्जी में। कोई वर्क नहीं हो पाएगा, पिस्टन मूव ही नहीं कर पाएगा हमारे पास। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका हमारे पास? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सर आपके पास ऑप्शन ए, आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं अपने पास। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी के साथ क्या होता है? आए जरा देखते हैं क्या होता है सर। आए पता करते हैं क्या होता है आपके पास इंटरनल एनर्जी के साथ। देखते हैं भाई। तो आपके पास मैंने फॉर एग्जांपल अगेन वही थर्मोडायनेमिक सिस्टम बना दिया जो पिछले सवाल में दिखाया था आप लोगों को। अंदर आइडियल गैस भर दी, आइडियल गैस को रोक के रखने के लिए इसके ऊपर हम लोगों ने क्या किया? एक पिस्टन लगा दिया और पिस्टन को आपके पास इसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई कर दिया। ये कर दिया मैंने प्रेशर अप्लाई थोड़ा सा आपके पास। डन हो गई सर, यहां तक तो बात समझ में आती है। अब अगर मैं आपके पास सर इस ऑब्जेक्ट को, इस सिस्टम को अपने पास क्या करूंगा? हीट करूंगा। मैं क्या प्रोवाइड करूंगा? इसको हीट प्रोवाइड करूंगा, डेल्टा क्यू प्रोवाइड करूंगा। तो क्या होगा? अब अगर हीट प्रोवाइड करेंगे तो सर इसके मॉलिक्यूल्स तेज होंगे, ऊपर जाएंगे, तो आपने पढ़ाया था। लेकिन सवाल में कह रहे हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस। व्हाट इज दिस सर? ये कौन सी बला का नाम है? आइसोथर्मल। आइसो का मतलब होता है सेम, थर्म का मतलब यहां से हम निकालते हैं बेटा टेम्परेचर से। तो इसका मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर क्या रहे? सेम रहे। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर क्या रहे? हमारे पास सेम रहे। ऐसा प्रोसेस कैसे बनाएंगे जिसमें टेम्परेचर सेम होगा सर आपके पास? आओ बनाते हैं। ऐसा प्रोसेस बनाने के लिए हम यहां से हीट हटा देंगे, ठीक है। अरे सर इतना सारा मिटा दिया, कोई बात नहीं, लो दोबारा बन जाएगा, ठीक है भाई। तो ऐसे प्रोसेस करने के लिए मैंने हीट हटा दी। अब हीट हटा दी तो काम कैसे होगा सर? काम पता कैसे होगा? मैं बताता हूं। आप क्या करो, आपने काम करने के लिए आपके पास ये जो प्रेशर है, छोटा सा प्रेशर, इसको हटा देते हैं। एक बॉल हटा देते हैं यहां से, प्रेशर थोड़ा सा कम होगा। जब प्रेशर थोड़ा सा कम होगा तो प्रेशर कम करने के लिए हम क्या करेंगे मेरे बेटे? प्रेशर कम करने के बाद मुझे क्या चीज नोट होगी कि प्रेशर जैसे ही कम करेंगे तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स है, प्रेशर जैसे ही कम करोगे, आप सबको मालूम है प्रेशर कम होगा तो पिस्टन ऊपर जाएगा। गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो अपनी जान लगाकर पिस्टन को ऊपर उठा देंगे। और पिस्टन जब ऊपर उठेगा आपके पास तो उसके पास होगा क्या? पिस्टन को ऊपर उठाने के बाद गैस के मॉलिक्यूल्स ने अपनी ही इंटरनल एनर्जी को क्या कर दिया? कम कर दिया। अपनी इंटरनल एनर्जी को कम किया जिसकी वजह से पिस्टन ऊपर उठ गया हमारे पास। उठ गया सर, तो इंटरनल एनर्जी तो कम हो गई। यहां पे रुको, सबसे मेन पार्ट, इस काम को हम करते हैं एक ऐसी बॉडी की प्रेजेंस में जिसे हम कहते हैं हीट रेजर्वॉयर। ये हीट रेजर्वॉयर क्या करता है? इस हीट रेजर्वॉयर को हमने मेंटेन किया होता है, जस्ट अ सेकेंड, बहुत खराब बनाया था, दोबारा बना लेते हैं, कोई मसला नहीं है। हम लोगों ने ये काम सारा करते हैं एक हीट रेजर्वॉयर की प्रेजेंस में, ठीक है जी। एक हीट रेजर्वॉयर, वो भी किस टेम्परेचर पे रखा होता है? टी टेम्परेचर पे। लेट्स से मेरा जो सिस्टम था वो इनिशियली कितने टेम्परेचर पे था? टी टेम्परेचर पे था,
ठीक है, टी टेम्परेचर कुछ भी वैल्यू हो सकती है, उस टेम्परेचर पे था मेरा रिजर्वायर सॉरी मेरा सिस्टम इनिशियली। डन हो गया सर। ये सारा काम जो आपने किया, ये प्रेशर हटाने वाला, ठीक है जी, ये प्रेशर कम करने वाला, ये बॉल को हटाने वाला, ये किसकी प्रेजेंस में किया आपने? एक रिजर्वायर की प्रेजेंस में। रिजर्वायर एक ऐसी बॉडी को कहते हैं जिसमें मान लो इनफिनाइट हीट मौजूद है। हीट रिजर्वायर कौन है? जिसमें इनफिनाइट हीट मौजूद है। उससे होगा क्या सर? हीट इनफिनाइट मौजूद है तो उससे होगा क्या, समझिएगा इस बात को। उससे ये होगा सर कि जैसे ही आपने प्रेशर कम किया, गैस की मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। पहले टेम्परेचर था T, पहले टेम्परेचर कितना था T, इंटरनल एनर्जी कम हुई तो थोड़ा सा टेम्परेचर क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। गिर गया सर टेम्परेचर। अब टेम्परेचर गिरने से हुआ क्या? अंदर टेम्परेचर T से थोड़ा सा क्या हो गया? कम हो गया। अंदर टेम्परेचर T से क्या हो गया? थोड़ा सा कम हो गया। जब टेम्परेचर T से थोड़ा सा कम हुआ तो नीचे टेम्परेचर T है, ऊपर टेम्परेचर T से थोड़ा सा कम है। नीचे क्या T है, ऊपर क्या? ऊपर टेम्परेचर T से कम है, तो नीचे हॉट बॉडी है, ऊपर कोल्ड बॉडी है। जब भी टेम्परेचर डिफरेंस बनता है, हीट फ्लो करना स्टार्ट कर देती है सर, हीट फ्लो करना स्टार्ट कर देती है हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। और कब तक फ्लो करती है? जब तक दोनों का टेम्परेचर क्या ना हो जाए? बराबर ना हो जाए। तो इसका टेम्परेचर थोड़ी देर के लिए तो गिरा जरूर था, लेकिन अब ये टेम्परेचर आपके पास बढ़ के दोबारा से कितना हो जाएगा बेटा? आपके पास T ही हो जाएगा, जिसका मतलब इंटरनल एनर्जी भी गैस के मॉलिक्यूल्स की बढ़ के दोबारा कितनी हो जाएगी? उतनी ही हो जाएगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर होता है उतनी इंटरनल एनर्जी होती है। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस तो चुन्ना मुन्ना चेंज आया, लेकिन स्टार्टिंग और एंडिंग में ओवरऑल टेम्परेचर वही रहता है। तो इसका मतलब ओवरऑल इंटरनल एनर्जी भी क्या रहती है? वही रहती है। इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती। अब सवाल क्या कह रहा था? द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस क्या हो रही है? चेंज नहीं हो रही सर। तो ये कह रहा है डिक्रीज, कम हो रही है, रास्ते में हुई, एंड में सर उतनी ही हो गई, पूरी बढ़ रही है? नहीं सर, कहीं से नहीं। बिकम जीरो, जीरो हो गई, खत्म हो गई पूरी एनर्जी? नहीं सर, क्या हो गया? डी, रिमेन्स कांस्टेंट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे कि ये क्या रहती है? हमारे पास कांस्टेंट रहती है। ठीक हो गया मेरा भाई, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं इफ द पोटेंशियल एट अ पॉइंट, एक पॉइंट का पोटेंशियल विच इज 1 मीटर फ्रॉम अ चार्ज। ठीक है, एक चार्ज है हमारे पास, मान लेते हैं ये आ गया मेरे पास एक चार्ज। ठीक है जी, इस चार्ज का नाम मैं रख देता हूं Q। इस चार्ज से जब मैं कितना दूर जाता हूं? ऐसे पॉइंट पे जाता हूं जो कि कितना दूर है? यहां से 1 मीटर दूर है। ठीक है, यहां से कितना दूर है हमारे पास? 1 मीटर दूर है। बल्कि इसको ऐसे कर लेते हैं ना सर, ठीक है जी, ये 1 मीटर दूर भैया। ठीक हो गया सर, ये 1 मीटर दूर चार्ज से आपके पास इस 1 वोल्ट, इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो कितना है? 1 वोल्ट है। डन हो गया सर। अब आपसे क्या कह रहे हैं? आपसे कह रहे हैं देन द पोटेंशियल एट अ पॉइंट, एक ऐसे पॉइंट का पोटेंशियल निकाल के दिखाओ विच इज 2 मीटर फ्रॉम द सेम चार्ज। एक ऐसा पॉइंट जो कि इसी चार्ज से कितना दूर हो जाता है? 2 मीटर दूर हो जाता है। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट जो कि इसी चार्ज से कितना दूर हो जाता है भैया? 2 मीटर दूर हो जाता है सर। इसका पोटेंशियल बताएं। मैं कहता हूं इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा लेट से V डैश। सही है सर, हो गया V डैश, मान लेते हैं। इस पॉइंट का पोटेंशियल V था, कितना था? 1 वोल्ट था। सही हो गया सर, 1 वोल्ट था, आपने कह दिया 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट है। 1 वोल्ट के लिए जो फॉर्मूला बना होगा, जरा साइड पे इसके लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं। 1 वोल्ट के लिए जो फॉर्मूला बना होगा V इज इक्वल टू, वो होगा KQ डिवाइडेड बाय R। सही है, K होता है कूलम्स कांस्टेंट, Q होता है चार्ज की वैल्यू, R क्या होता है सर? ये डिस्टेंस, जो कि कितना था? 1। सही है सर, कितना था हमारे पास? 1। तो इसका मतलब क्या हुआ? R की जगह मैं 1 रखूंगा तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 1 आ जाएगी। डन हो गया सर। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पे V की जगह भी 1 रख सकता हूं और यहां आ जाएगा KQ अपॉन 1। तो यहां से मुझे क्या पता चला कि K मल्टीप्लाई बाय Q की वैल्यू किसके बराबर आ रही है सर? 1 के बराबर आ रही है। K मल्टीप्लाई बाय Q की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? 1 के बराबर आ रही है। तो अब बताए छिड़ा हुआ वोल्टेज कितना हो जाएगा? निकालते हैं छिड़ा हुआ वोल्टेज। भाई छिड़ा हुआ वोल्टेज हो जाएगा सर KQ अपॉन, अब R कितना है? वहां पे है सर 2 मीटर्स। डन हो गया, 2 हो जाएगा आपके पास। K मल्टीप्लाई बाय Q, ये किसके बराबर था सर? 1 के बराबर था। K मल्टीप्लाई बाय Q किसके बराबर था हमारे पास? 1 के बराबर था। सही है, तो यहां मैं लिख देता हूं सर ये बराबर था हमारे पास 1 के। तो आंसर आ गया V डैश का 1/2, यानी कि अब जो उस पॉइंट पे वोल्ट होगा वो कितना होगा? हाफ। हाफ को डेसिमल में लिख दें 0.5 वोल्ट। है कोई ऑप्शन 0.5 वोल्ट? आओ ढूंढो। ए कह रहा है 2 वोल्ट। नहीं भाई 2 नहीं है सर, गलत कर रहे हैं इसको।
बी कह रहा 1 वोल्ट, गलत करें इसको भी। सी कह रहा है 0.5 का मतलब वही ना हाफ, तो करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा हमारे पास सर यहाँ पे ऑप्शन सी 0.5 वोल्ट। ठीक हो गया जी, तो यहां तक बात समझ में आती है हम सबको। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, कह रहे हैं द वैल्यूज ऑफ, ठीक है क्या कह रहा है क्वेश्चन, द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी विल, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को क्या होगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होती है कि किसी भी पॉइंट चार्ज के ऊपर या किसी भी टेस्ट चार्ज के ऊपर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी फोर्स लग सकती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। कह रहे हैं उसको क्या होगा, डैश होगा भी, डैश होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक प्लेस करने की वजह से उस पर क्या फर्क पड़ेगा ये बताना है हम लोगों ने। इसकी एग्जांपल के लिए ना एक काम करते हैं, एक ना आसानी जबान में एग्जांपल समझ में आएगी, एक कैपेसिटर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, कैपेसिटर भी ऐसा जिसमें हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस हुआ हो बीच में। ठीक है जी, कैपेसिटर भी ऐसा जिसमें आपके पास एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम बीच में प्लेस किया गया वो। ठीक हो गया सर, बना देते हैं कैसा कैपेसिटर अपने पास, ये आ गया मेरे पास एक ऐसा कैपेसिटर जिसमें मैंने सर आपके पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम बीच में प्लेस किया हुआ है। डन हो गया सर, हमारे पास ये आ गया हमारे पास कैपेसिटर। ये दो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, बीच में कौन है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। डन हो गया सर, यहां तक तो बात समझ में आती है। अच्छा, कैपेसिटर की प्लेट्स की खासियत क्या होती है कि एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर्ड होता है, दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज स्टोर्ड होता है। तो मान लो ये वो प्लेट्स आ गई, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज स्टोर्ड है। जो पॉजिटिव चार्ज के करीब हिस्सा है डाइलेक्ट्रिक का, वो क्या करेगा, मैं बताता हूं वो क्या करेगा। सर पता है क्या करेगा, वो अपने पास इस डाइलेक्ट्रिक के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट मार लेगा, या नेगेटिव फील्ड बन जाएगी हमारे पास। डन हो गया सर। और आपके पास ये वाला जो पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन हमारे पास क्या करेगा, नेगेटिव वाली साइड पे जो होगा ये पॉजिटिव्स को अपनी तरफ कर लेगा, तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी चार्जेस आ जाएंगे सर इस तरह से। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पोलराइजेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। आपके पास सिंपली यहां पोल्स बन गए, आपके पास डायपोल्स बन गए। ठीक हो गया सर। अब देखो, अगर मैं मान लूं यहां पे सिर्फ ये दोनों प्लेट्स थी, पॉजिटिव और नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो आपके पास इस कैपेसिटर की प्लेट्स की वजह से कौन सी डायरेक्शन बनेगी, वो बनेगी सर पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये बन जाएगी हमारे पास। ठीक है, और आपके पास ये जो अंदर पोल्स बन गए डाइलेक्ट्रिक के अंदर, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनेगी, अरे 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 सर ये क्या किया, वापस ले आए वापस ले आए। ठीक है, वो जो डायरेक्शन बनेगी सर हमारे पास, वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी हमारे पास सर पॉजिटिव नेगेटिव अगेन। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स आ गई यहां पे, एक आ रही है उस डायरेक्शन में, एक जो प्लेट्स की वजह से आ रही है, जो पोल्स की वजह से आ रही है, जो कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर बन रही है, वो इस डायरेक्शन में आ रही है। सर दो ऑपोजिट डायरेक्शन में फील्ड्स आ रही हैं, तो एक दूसरे के इफेक्ट को बढ़ाएंगी या कम करेंगी। सेम डायरेक्शन में होती बढ़ा देती, ऑपोजिट डायरेक्शन में कम कर देंगी आपके पास। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारे पास, डिक्रीज हो जाएगी। ए कह रहा है इंक्रीज, पागल पागल हो गया, इंक्रीज नहीं होगी डिक्रीज होगी। बी कह रहा है इंक्रीज एक्सपोनेंशियली, पागल हो गया सर, क्या हो गया। सी कह रहा है डिक्रीज, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ऑप्शन सी डिक्रीज। ठीक हो गया भैया, आए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है यार, सॉरी 1 लिखा हुआ आ गया, दैट इज क्वेश्चन 11। 11 में कह रहे हैं द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल ऑलवेज बी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, सही है सर, पहले बना के तो देखा है। मान लें ये आ गया हमारे पास एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है जी, यहाँ पे वाई एक्सिस पे आता है आपके पास डिस्टेंस, और एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या आ जाता है, टाइम। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकालना है। स्लोप किसे कहते हैं सर, भैया स्लोप कहते हैं आपके पास, अगर हम देखते जाएं सर, स्लोप कहते हैं सिंपल जबान में, स्लोप का मतलब होता है कि कितना चेंज आया वर्टिकल में डिवाइड बाय कितना चेंज आया हॉरिजॉन्टल में। ओ लेवल वाले बच्चे याद करके आते हैं सर, राइज अपॉन रन। ठीक है, ये भी एक तरीका याद रख लेगा आपके पास। ठीक है, या फिर वाइयों का सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाय एक्सों का सब्ट्रैक्शन, मेरी इतना याद कर लो। सही है सर, ऐसे कर लेते हैं। अब वाई एक्सिस के चेंज में किस चीज का चेंज हो रहा है, डिस्टेंस का। एक्स एक्सिस में चेंज में कौन चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है। ठीक हो गया सर, तो यहां पे कौन आ जाएगा, डिस्टेंस, और यहां पे कौन आ जाएगा, टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है स्पीड का। डिस्टेंस अपॉन टाइम या द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। ये किसका फॉर्मूला होता है बेटा, स्पीड का। अब ये कह रहे हैं स्पीड क्या हो सकती है, हमेशा क्या होगी, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो। अरे सर ये कैसे बता सकते हैं, स्पीड के बारे में थोड़ी सी नेचर जानो। स्पीड कौन सी क्वांटिटी होती है सर, स्पीड होती है हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी।
स्पीड कौन सी क्वांटिटी होती है? एक स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होगा? इसमें कोई डायरेक्शन नहीं आती। स्पीड कौन सी क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब इसमें कोई डायरेक्शन नहीं आती। जब इसमें डायरेक्शन नहीं आती तो ये हमेशा पॉजिटिव साइड पे एग्जिस्ट करेगी, नेगेटिव साइड पे नहीं एग्जिस्ट करती। स्पीड हमारे पास फिर नेगेटिव नहीं हो सकती ना मेरे बेटा, क्योंकि डायरेक्शन इसमें ऑपोजिट का कोई केस ही नहीं बन सकता। तो स्पीड हमारे पास क्या नहीं हो सकती, या क्या हो सकती है? हमेशा पॉजिटिव हो सकती है। और क्या नहीं हो सकती? नेगेटिव नहीं हो सकती हमारे पास। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सर आपके पास यहां पे? फिर इस तरह से ऑप्शन बी पॉजिटिव। ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। कह रहे हैं एट व्हाट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, एक प्रोजेक्टाइल मोशन का वो एंगल निकाल के दिखाओ मुझे जिसके ऊपर द रेंज बिकम्स हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम रेंज। पहले तो ये जान ले सर कि प्रोजेक्टाइल की प्रोजेक्टाइल बनाए, ये ले। अच्छा, तो प्रोजेक्टाइल की जो मैक्सिमम रेंज पॉसिबल है हमारे पास वो कितने डिग्री पे पॉसिबल है? 45 डिग्रीज पे, 45 डिग्रीज पे पॉसिबल है। कह रहे मैं चाहता हूं कि एग्जैक्टली इसका हाफ रेंज आ जाए। हाफ मान लो, ये हाफ है इसका, मान लेते हैं ऐसे ही है सर, मान लेते हैं ये हाफ है इसका। ये कितने एंगल पे होगा? जिसका मतलब अब जो मुझे रेंज चाहिए है वो हाफ होनी चाहिए किसकी? मैक्सिमम रेंज की। डन हो गया सर। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला होता है मेरे बेटे वी नॉट स्क्वायर, जो उसकी इनिशियल स्पीड होती है उसका स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय साइन 2 थीटा, सही है जी, डिवाइडेड बाय हटा दो वापस लिया सर, डिवाइडेड बाय जी, सही है भाई। और आगे क्या जाएगा हमारे पास? हाफ। मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी। डन हो गया सर। आगे यहां तक हम लोग वी नॉट स्क्वायर ने तो वी नॉट स्क्वायर को काटा मारा, जी ने जी को काटा मारा। ठीक हो गया सर। बचा क्या? देखते हैं, साइन 2 थीटा बच गया। चाहिए कौन है हमें सर? एट व्हाट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, हमें तो थीटा चाहिए, थीटा निकलना है। तो साइन जो यहां है वो वहां जाके क्या बन जाएगा सर? साइन इनवर्स। अरे बेहतरीन हो गया। तो 2 थीटा अकेला रह गया, साइन इनवर्स वहां चला गया, और उसके साथ क्या रह गया हमारे पास? हाफ। सही सर। साइन इनवर्स ऑफ 1/2, ये हम लोगों को सर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद होने चाहिए फिजिक्स को आसानी से सॉल्व करने के लिए। तो हाफ का साइन इनवर्स होता है हमारे पास मेरे बेटे 30 डिग्रीज। सर अब तो बच्चों वाला रह गया 2 1 जा 2, 2 15 जा 30, तो थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 15 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए 15 डिग्रीज। तो करेक्ट ऑप्शन को मार्क करते हैं और आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा 15 डिग्रीज। ठीक हो गया मेरे बेटे। अब आगे चलते हैं, मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं इफ वी ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को क्या कर दूं? ड्रॉप कर दूं। एक ऑब्जेक्ट को क्या कर दूं भैया? एक ऑब्जेक्ट को सर मैं ड्रॉप कर दूं। ड्रॉप कर रहा हूं, इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0। सीधी सी बात है, देखो जब मैं ड्रॉप करता हूं तो ड्रॉप करते इस वक्त तो इनिशियल स्पीड अंडा है, बिल्कुल अंडा है। ड्रॉप कर स्पीड बड़ी 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 बढ़ के करती है हमारे पास, ऐसी होता है। ठीक है सर, मान लिया आपकी बात कि हमारे पास अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को, ये मेरा सर ये शेप क्यों भूल जाते हैं, कोई बात नहीं अभी हटा देते हैं। ठीक है सर जी, ये ले पेन पे आ गया। ठीक है, मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है आपके पास, इस ऑब्जेक्ट को मान लो मैं क्या कर रहा हूं आपके पास? ड्रॉप कर रहा हूं। जब मैं ड्रॉप कर रहा हूं तो इसकी इनिशियल स्पीड कितनी आ जाएगी मेरे पास? 0 मीटर पर सेकेंड। डन हो गया सर। ये ड्रॉप किया ड्रॉप किया ड्रॉप किया, कर रहा है, ड्रॉप हो रहा है, गिर रहा है, सही है। हाउ फार विल इट फॉल, कितना दूर गिरेगा, कितना फासला कवर कर लेगा गिरते हुए आपके पास? कब? जब टी टाइम गुजरेगा। टी टाइम का मतलब चाय वाला टाइम नहीं, टी सेकंड्स कुछ भी हो सकते हैं आपके पास, 1 सेकंड 2 सेकंड 4 सेकंड, बोल रहे टी सेकंड्स, कोई भी वैल्यू हो सकती है टी की। अब बताओ कितना गिरेगा आपके पास? आओ निकालते हैं सर। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है डिस्टेंस। ठीक है सर। नीचे गिरते वक्त जो आपके पास एक्सेलरेशन होती है बॉडी की, वो हमारे पास ली जाती है सर प्लस जी, यानी कि प्लस का 9.8। डन हो गया। तो और निकालते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें कहती है डिस्टेंस बराबर होता है बेटा s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इजी सर। वी आई कितना दिया हुआ सवाल में? अंडा। टाइम कितना कह रहे हैं? ले लो, टी टाइम ले लो, ले लिया सर, प्लस 1/2, एक्सेलरेशन है 9.8, और टी की जगह बोलने टी ही लो, टी का स्क्वायर हो जाएगा, अंडा इंटू टी तो खत्म। 9.8 का हाफ कितना हो जाएगा सर आपके पास? 4.9, और आगे क्या बचा हुआ है? टी स्क्वायर। तो कितना डिस्टेंस कवर कर लिया सर बॉडी ने हमारे पास? 4.9 टी स्क्वायर। ढूंढने कोई ऑप्शन है हमारे पास ऐसा? ए 9.8 टी स्क्वायर, गलत। बी 4.9 टी स्क्वायर, बिल्कुल सही है सर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे? ऑप्शन बी
4.90 स्क्वायर। ठीक हो गया जी, आगे चलें भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास भाई यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14, कह रहे द न्यूटन सेकंड इज यूनिट ऑफ, न्यूटन सेकंड इनमें से किसका यूनिट होता है? आए बताते हैं भैया, न्यूटन सेकंड किसका यूनिट होता है आपके पास? ऑप्शन ए वर्क का होता है। देखते हैं सर, देखते हैं पहले तो। आए कलर चेंज करें सर, बोर हो गया मैं इस कलर से, आए पर्पल करते हैं। तो वर्क का सर फॉर्मूला जो होता है ये होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्टेंस का होता है मीटर। खा गया सर, एक जगह से बच गया, वर्क का नहीं है, वर्क का न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन सेकंड नहीं आ रहा, गलत। बी पावर का होता है, अब वो भी देख लेते हैं सर। पावर होता है सर हमारे पास फोर्स इंटू वेलोसिटी, जो कि आपके पास हो जाएगा फोर्स का न्यूटन, वेलोसिटी आ जाएगा न्यूटन मीटर पर सेकंड। अरे सर ये भी गलत बन गया, ये भी नहीं बन रहा, पावर भी काटना पड़ेगा, काट दिया कोई बात नहीं। सी इंपल्स, व्हाट इज इंपल्स? इंपल्स कहते हैं मेरे बच्चे चेंज इन मोमेंटम को। किसको कहते हैं? चेंज इन मोमेंटम को। अगर मोमेंटम के ऊपर बात करें तो मोमेंटम हो जाएगा हमारे पास मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। डन हो गया सर, देखते हैं जरा, देखते हैं। अच्छा मास क्या होता है सर हमारे पास? किलोग्राम। ठीक हो गया। चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड। एक काम करते हैं, यहाँ पे सेकंड और सेकंड मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देते हैं। क्या फायदा बनेगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ये आगे वाला सेकंड देख लेंगे। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम होता है मास का, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है एक्सेलरेशन का। बन गया फोर्स के बराबर, यानी कि बन गया किसके बराबर? न्यूटन के बराबर। तो इसका मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर सर बराबर होता है न्यूटन के। तो यहां पे इस पूरी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? न्यूटन। ये हो गया न्यूटन और आगे क्या लिखा हुआ? सेकंड। तो इसका मतलब ये किसका यूनिट बन गया? ऑप्शन सी इंपल्स का यूनिट बन गया आपके पास। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन सी इंपल्स। ठीक हो गया जी, लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं 1.75 मीटर हाइटेड वेट लिफ्टर, एक वेट लिफ्टर है, मैं नहीं हूं, वेट लिफ्टर है, ठीक है, उसकी हाइट कितनी है? 1.75 मीटर ऑलरेडी है। ठीक हो गया सर। कह रहे रेजेस वेट विद अ मास ऑफ 50 किलो, 50 किलो का वेट उठाता है वो, उठा लिया सर, टू अ हाइट ऑफ 0.5 मीटर अबव हिज हेड, अपने भी सर से 0.5 मीटर ऊपर तक उठा लेता है उसको, उठा लिया सर उसने। ठीक है, हाउ मच वर्क इज डन बाय हिम, कितना वर्क किया उसने, बताइए ना। देखो मेरे बेटे, जब भी हम किसी बॉडी पे वर्क करते हैं वो उसके अंदर एनर्जी बन के स्टोर हो जाती है। मैंने इस पेन के ऊपर वर्क किया, फेंका, तो इसमें कौन सी एनर्जी आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। ऊपर किया तो इसमें कौन सी एनर्जी आ जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। तो सर वेट को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो उस वेट में कौन सी एनर्जी आ जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन कब आएगी? जब मैं उसके ऊपर वर्क करूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहां जो मैं वर्क कर रहा हूं, आपके गलत हो गई, पीछे कीजिए, आ जाए। अच्छा, तो यहां जो मैं वर्क कर रहा हूं मेरे बेटे आपके पास, ये वर्क हमारे पास क्या बन के स्टोर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है आपके पास mgh। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? mgh। डन हो गया सर, लगाते हैं फॉर्मूला। मास कितना है आपके पास? मास है 50। ये सवाल में ले मैं कहीं से लाया, ऊपर दिया। जी को 10 ले लेते हैं सर। ठीक है, अच्छा आगे हाइट कितनी है? हाइट सर ऑलरेडी उस बंदे की थी 1.75 मीटर्स, उसके ऊपर उसने 0.5 और उठाया, तो टोटल हाइट जो उसने पूरे मास को उठाया वो कितनी हो जाएगी सर हमारे पास? 1.75 प्लस 0.5। डन हो गया सर, आसान है तो। सर ये हो जाएगा 50 इंटू 10, और यहां क्या आ जाएगा हमारे पास? दोनों को प्लस कर दें तो सर ये प्लस होके बन जाएगा 2.25। डन हो गया, कितना बन जाएगा? 2.25 बन जाएगा। सही हो गया सर। तो ये हो जाएगा 500 मल्टीप्लाई बाय 2.25। बड़ा आसान है सर ये तो। 2.25 से अरे 500 से मल्टीप्लाई करना हमने किसको? 2.25 को। कर लेते हैं साइड पे, 5 अंडा अंडा, 5 अंडा अंडा, 5 पच्चे 25। ठीक है जी, आगे चले हम लोग। 2 0 0 2 0 0 और 2 5 10 हो गया हमारे पास। फिर 2 काटे मारे हम लोगों ने, 2 0 0 2 0 0। ठीक है, और 2 5 से कितने हो जाएंगे? 10। आसान तो सर, ये तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा हमें सॉल्व करने में। 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 2 पॉइंट्स के बाद डेसिमल ले आ गया, तो आंसर आ गया 1125। ठीक है, ढूंढ लेते हैं 1125 का आ रहा है आंसर हमारे पास। आंसर क्या आ जाएगा वर्क का हमारे पास? यहाँ पे 1125, और वर्क निकाला है तो यूनिट क्या लगा जाएंगे सर हम लोग यहाँ पे? जूल्स। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन रहा है देखते हैं। करेक्ट ऑप्शन बन रहा है हमारे पास ऑप्शन ए 2125 जूल। नहीं भाई, बी 2500। सर 1125 है लिखा है सामने, इतना क्यों लंबी कर रहे हैं? डी ऑप्शन लगा देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन डी 1125 जूल्स। ठीक हो गया मेरा भाई, आगे चले भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ 2 kg मेटेलिक बॉब। ठीक है, एक 2 किलो का मेटेलिक बॉब है मेरे पास एट मीन पोजीशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। ठीक है सर, पहले तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा पेंडुलम बना देते हैं यहाँ पे। डन हो गया, बनाते हैं सर। ये आ गया मेरे पास एक पेंडुलम।
इसको उठा के मैं यहां से यहां तक लेके गया हूं, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है आपके पास। डन हो गया सर। एक्सट्रीम पोजीशन से जैसे मैंने रिलीज करा तो ये आया मीन पोजीशन तक, और मीन तक आते आते उसकी स्पीड बढ़ जाती है। अच्छा, इस बात को और तरीके से समझना, जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर है तो इस पॉइंट पे हम कहते हैं कि इस पॉइंट पे इसके अंदर कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, मैक्सिमम है, और चूंकि अपने हाईएस्ट पॉइंट पे मोमेंटरली रुकता है ये, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है इस पॉइंट पे हमारे पास, जीरो। ड्यू टू मोशन जो एनर्जी होती है वो कितनी हो जाती है, जीरो। जैसे रिलीज करोगे नीचे आएगा, इसकी स्पीड बढ़ेगी, बढ़ते बढ़ते मीन पोजीशन तक आते आते मैक्सिमम स्पीड बढ़ जाएगी इसकी। ठीक हो गया सर। तो मीन पोजीशन में जब मैक्सिमम स्पीड बढ़ जाएगी तो हम क्या बोलेंगे कि इस पॉइंट पे आपके पास इस ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी हमारे पास सर, मैक्सिमम, और पोटेंशियल क्या हो जाएगी, जीरो। तो इसका मतलब पोटेंशियल सारी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई। अगर इस केस में सर जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी वो जा रही है, वो कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक में, तो हमारी इक्वेशन क्या कहलाएगी कि आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस है वो काइनेटिक का गेन है। पोटेंशियल के लॉस का फॉर्मूला हो जाएगा सर mgh, काइनेटिक के गेन का फॉर्मूला हो जाएगा सर हाफ mv स्क्वायर। m ने m को काटा दिया, पूछा गया सवाल में, बोलने व्हाट इज द स्पीड, क्या निकालना है आपने, स्पीड निकालनी है, निकाल लेते हैं। स्पीड को अकेला करो, 2gh हो जाएगा आपके पास, 2 वहां जाके gh से मल्टीप्लाई हो गए, यहां बच जाएगा हमारे पास v स्क्वायर। सिर्फ v चाहिए, v का स्क्वायर नहीं चाहिए, काट दो भाई, स्क्वायर को काटने के लिए रूट लगा दिया, तो v की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, अंडर रूट 2gh। आए वैल्यूज पुट कर देते हैं सर यहाँ पे, ये हो जाएगा अंडर रूट 2। g की वैल्यू हमारे पास कितनी है सर, g की वैल्यू सर कितनी ले, सवाल बोल रहा है 10 ले लो, अरे ले लेते हैं 10। ठीक हो गया सर, 10 ले ली। हाइट कितनी है, ढूंढो, हाइट का है सर आपके पास, लीस्ट मोमेंट 16 पोजीशन 0.5 मीटर हाई। हाइट कितनी है, 0.5 मीटर हाई, तो मैंने लगा दिया आपके पास सर यहाँ पे 0.5। अरे सर क्या बना आंसर, निकाले ना। देखो भाई 2 का आधा कितना होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो जाएगा, 10 का रूट कितना निकालें सर, 10 का रूट क्या आएगा सर, 10 का रूट तो मुझे नहीं आता, मुझे तो 9 का रूट आता है, 9 का रूट होता है 3, तो 10 का थोड़ा सा ही बड़ा होगा ना, वहां से पॉइंट में हल्का से ऊपर कर लो, 3 से ऊपर 3.1 कर लेते हैं सर। और ढूंढने 3.1 है ऑप्शन में हमारे पास, 3.1 है ऑप्शन में हमारे पास, ए 3.1 है में लिखा हुआ है सर, बी 10 तो बहुत बड़ा हो जाएगा, सी 100 तो आ ही नहीं रहा सर, डी 50, सब गलत है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 3.16 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक हो गया मेरा भाई, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 17, कह रहे हैं व्हेन द स्पीड ऑफ योर कार इज हाफ्ड, आपकी गाड़ी की स्पीड आधी हो जाए, आधी, ठीक है, बाय व्हाट फैक्टर डज इट्स काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, बताएं कितने फैक्टर से उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। सर अब तो आपने याद करवा दिया है, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है किसी भी बॉडी के लिए वो होता है हमारे पास हाफ mv स्क्वायर। ये कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी छिड़ जाएगी, कब छिड़ेगी सर, जब उसकी स्पीड को आधा कर दोगे। आओ करते हैं, जब उसकी स्पीड को आधा कर दोगे काइनेटिक एनर्जी छिड़ हो जाएगी k डैश, जब कब, जब उसकी स्पीड को पहले के मुकाबले में v के मुकाबले में क्या कर दोगे, आधा कर दोगे। ठीक हो गया सर, ये 1/2 का स्क्वायर 1/4 बनेगा, जिसको मैं बाहर खींच लूंगा, अंदर बच जाएगा हमारे पास यहाँ का हाफ, देन हमारे पास आ जाएगा v स्क्वायर। और सर हाफ mv स्क्वायर तो ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी थी, क्या थी, ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी थी। तो इसका मतलब ये जो छिड़ी हुई काइनेटिक एनर्जी है ये पहले के मुकाबले में 4 गुना क्या हो जाएगी सर, आपके पास कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 4 गुना कम हो जाएगी, आधी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन बी 1/4। ठीक हो गया सर जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 18, कह रहे हैं व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इनमें से कौन सी फोर्स ऐसी है जो नॉन कंजर्वेटिव है, जो कंजर्वेटिव नहीं हो। कंजर्वेटिव नहीं हो इसको कैसे पहचाने, देखो ऐसी तमाम फोर्सेस जो कि हीट के तौर पे डिसिपेट हो सकती हैं, जो जाया हो सकती हैं, आपके पास किसी और फॉर्म में चली जाती हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। और पहचानते हैं, ए फ्रिक्शनल फोर्स। क्या फ्रिक्शनल फोर्स सर हीट के तौर पे डिसिपेट हो सकती है, सोचें सर, बिल्कुल हो सकती है सर। ये वाली एग्जांपल हम लोगों को बचपन से ये वाली याद है, तो इसका मतलब यहां पे जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी आपके पास सर, ए ही हो जाएगी, फ्रिक्शनल फोर्स। ग्रेविटेशन पे तो हम लोग बुक में बकायदा ये चीज काम करते हैं सर, कि ग्रेविटेशनल फोर्स को तो हम प्रूफ करके आए कि ये कंजर्वेटिव होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स को तो हम प्रूफ करके आए कि ये तो कंजर्वेटिव होती है, तो इसका मतलब बी हो नहीं सकता, और ए में ही आंसर लग गया। तो आगे चलो ना यार, चले आगे चलते हैं सर। 19 कह रहे हैं द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सेस वंस अ डे, दिन में एक दफा रोटेट करता है अपने एक्सेस के ऊपर अर्थ, बिल्कुल ऐसी है सर, एक दफा रोटेट करता है। जो हिस्सा सूरज के सामने होता है वहां दिन हो रहा होता है, जो हिस्सा सूरज के पीछे होता है वहां रात हो रही होती है हमारे पास। डन हो गया सर। आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं बाय सम प्रोसेस द अर्थ कॉन्ट्रैक्ट्स
सो दैट इट्स रेडियस इज ओनली हाफ। किसी भी वजह से हमारे पास अर्थ सिकुड़ गया, अर्थ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, किसी भी वजह से क्या हुआ, अर्थ क्या हुआ हमारे पास, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सिकुड़ गया, श्रिंक हो गया। श्रिंक कितना हुआ, सो दैट इट्स रेडियस इज ओनली हाफ एज लार्ज एज एट द प्रेजेंट। यानी कि पहले जितना भी बड़ा अर्थ था, अब उसका क्या रह गया हमारे पास, जितना भी बड़ा अर्थ था हमारे पास उसका हाफ रह गया, जितना भी बड़ा अर्थ था उसका हाफ रह गया। ठीक हो गया, रेडियस क्या हो गया, हाफ हो गया। सही है। आगे क्या कह रहा है, देन हाउ लॉन्ग द अर्थ विल टेक टू कंप्लीट इट्स रोटेशन। अब बताएं हमारे अर्थ को कितना टाइम लगेगा अपनी रोटेशन कंप्लीट करने में। आज जब वो मोटा था तब उसको 24 घंटे लग रहे थे, जब वो पतला हो जाएगा अब कितना टाइम लगेगा उसको एक दिन कंप्लीट करने में। आइए निकालते हैं। देखिए यहां पे हम लोग एक लॉ लगाएंगे जिससे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। नाउ व्हाट डज दिस लॉ से, ये लॉ ये कहता है आपके पास कि टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो आपके पास एक रोटेटिंग बॉडी का कांस्टेंट रहता है अगर उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ना कर रहा हो। और एंगुलर मोमेंटम का एक फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई बाय एंगुलर स्पीड। ठीक हो गया, इस फॉर्मूले को याद रखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई बाय एंगुलर स्पीड। डन हो गया सर। अच्छा, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक स्फेरिकल बॉडी के लिए, चूंकि हमारा अर्थ एक स्फीयर है, एक स्फेरिकल बॉडी के लिए जो फॉर्मूला बनता है वो होता है 2/5 मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। डन हो गया। ओमेगा, ओमेगा कौन है, ओमेगा है एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड का एक फॉर्मूला होता है मेरे बच्चे 2π डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। ठीक है, तो इसकी जगह मैं ये लिख देता हूं सिंपली अपने पास। डन हो गया सर, बना गया। जरा एक काम करते हैं, इस फॉर्मूले को अगर हम देखें गौर से तो ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बनता है आपके पास। ठीक है सर जी। अब एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूले के अंदर अगर मैं इसको फाइनलाइज कर दूं तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 2 हो जाएंगे 4। ठीक हो गया सर, पाई एज इट इज आ जाएगा। ठीक है सर जी। आगे क्या आएगा आपके पास mr² और डिवाइड में कौन आ जाएगा हमारे पास 5t। तो ये फॉर्मूला बन जाता है मेरे पास एंगुलर मोमेंटम का। डन हो गया। किसके लिए, स्फेरिकल बॉडी के लिए। ये फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिर्फ किसके लिए, स्फेरिकल बॉडीज के लिए। अब जब अर्थ मोटा था और जब अर्थ पतला है, एंगुलर मोमेंटम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब मोटा था और अर्थ जब पतला है, दोनों केसेस में एंगुलर मोमेंटम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं जब अर्थ मोटा था उसका एंगुलर मोमेंटम बराबर होगा अर्थ जब पतला हो गया है उसके एंगुलर मोमेंटम के। ठीक है, एमपी तुम्हारे समझाने के लिए है भाई, तुम कुछ भी लिख सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। सही हो गया सर। आगे देखते हैं। अब फॉर्मूला क्या है सर, वो लिखा देते हैं पहले तो 4πm। मोटा जब था तो उसका रेडियस मान लेते हैं हमारे पास था r²। जब वो मोटा था तो उसका रेडियस कितना था, r²। ठीक हो गया सर। और डिवाइड में क्या आ गया हमारे पास 5t। डन हो गया सर, यहां तक तो चल रहे हम लोग। सही है। अच्छा, अब जब अर्थ मोटा है तो टाइम पीरियड भी मोटे वाला लगा देते हैं tm, जो कि 24 घंटे है, जो कि आज वाले अर्थ के कितने हैं, मोटे वाले अर्थ के 24 घंटे हैं। पतले वाले अर्थ पे चलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा सर, सेम ही बनेगा, सिर्फ कुछ चीजें चेंज होंगी। 4π मास इन्होंने खुद नहीं बोला कहीं चेंज करो, मास के ऊपर हम काम भी नहीं कर रहे, मास उतना ही रहेगा अर्थ का। सही है। रेडियस इन्होंने कितना बोला, क्या हो जाए, हाफ हो जाए। सही है, रेडियस हाफ हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, r/2 का स्क्वायर। डन हो गया सर। और डिवाइड में क्या जाएगा 5। और टाइम पीरियड अब किसका आएगा, पतले वाले अर्थ का, जो हमें निकालना है। पतले वाले अर्थ का टाइम पीरियड हमें निकालना है। सही हो गया सर। आगे देखें, आगे भी काम करते हैं भैया कि अपने पास 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, m से m कैंसिल, सब कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल। डन हो गया। बच्चा क्या गया सर, जो बच्चा वो दिखाए ना बाबा, आगे दिखाते हैं। यहां से बच गया हमारे पास r² डिवाइडेड बाय मोटे वाले अर्थ का टाइम पीरियड, जो कि कितना है 24 घंटे है ना। आंसर्स भी घंटों में चाहिए तो घंटों में रखते हैं। सही है, 24 घंटे। बराबर में कौन है, r² डिवाइडेड बाय 4 और आगे कौन लिखा हुआ है, पतले वाले अर्थ का टाइम पीरियड। सही हो गया सर, ये भी समझ में आ गया। मजे की बात सर, r² से r² तो काटा गया। सही है, 4 1 4, 4 6 24। तो पतले वाले अर्थ का टाइम पीरियड कितना आ गया, रेसिप्रोकेट करते हैं दोनों साइड्स को सर। जैसे ही रेसिप्रोकेट करेंगे तो पतले वाले अर्थ का टाइम पीरियड आ गया हमारे पास 6 घंटे। यानी कि अगर किसी भी वजह से हमारा मोटा वाला अर्थ, यानी कि जो अभी अर्थ मौजूद है, वो श्रिंक हो जाए अपने आधे साइज पे, तो आपके पास मेरे बच्चे उसकी वजह से जो हमारे दिन का ड्यूरेशन हो जाएगा वो 24 घंटे से कम होकर कितना हो जाएगा, 6 घंटे हो जाएगा आपके पास। 24 घंटे से कम होकर कितना हो जाएगा, 6 आवर्स हो जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया जी, यहां तक आई होप सो बात समझ में आती होगी आप लोगों को। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगले में कह रहे हैं 1 रेडियन इज इक्वल टू, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा आसान सवाल एग्जिस्ट ही नहीं करता, रट्टा मार लो इसका तो यार। कैसे करते हैं सर रेडियन और डिग्री की कन्वर्जन? देखो भैया, देखिए आपके पास इस बात को याद रखिए, सब लोगों ने एक सर्कल है मेरे पास, लेट से ही है, ठीक हो गया। मान लो ये सर्कल है भाई, थोड़ा सा इसको कर देते, सही है, मान ले सर्कल आ गया। एक सर्कल के अंदर सर हम लोगों को रट्टे लगवाए हुए हैं कि डिग्रीज कितने होते हैं, 360 डिग्रीज होते हैं। 360 डिग्रीज रेडियन में पता है कितना होता है एक सर्कल, 2 पाई रेडियन होता है, सही है सर। तो 180 डिग्री कितने हो जाते हैं सर हमारे पास, पाई रेडियन। ये ज्यादातर आप यूज करते हो कन्वर्जन के लिए, ठीक है। 180 डिग्री में कितने हो जाते हैं, पाई रेडियन, यानी कि आज सर्कल में हो गया पाई रेडियन। तो एक रेडियन में कितने आएंगे, एक रेडियन में आ जाएंगे सर आपके पास, अगर मैं एक रेडियन लेकर आऊं तो ये जो पाई है ये वहां फेंक दे सर 180 के नीचे, ये हो जाएगा आपके पास 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्रीज। और इस वैल्यू को मेरे बच्चे रट्टा मार लो, ज्यादा बेहतर है अपने पास, क्योंकि एज इट इज पूछेंगे, एज इट इज निकाल के बताएंगे। ये बराबर हो जाता है 57.3 डिग्रीज के, किसके बराबर हो जाता है 57.3 डिग्रीज। ऑप्शन ए कह रहा है 57.1, बी कह रहा है 57.2, सी कह रहा है सर 57.3। तो करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ऑप्शन सी 57.3 डिग्रीज, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी 57.3 डिग्रीज। लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं भैया अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन 21 कह रहे इन ट्रांसमिशन फ्रॉम ग्रिड स्टेशन पावर हाउसेज आर मैक्सिमाइज्ड बाय। अगर मैं ग्रिड स्टेशन से पावर ट्रांसमिट कर रहा हूं तो पावर ट्रांसमिशन को या फिर पावर हाउसेज को मैक्सिमाइज कैसे किया जाता है? देखो यहां पे लगे होते हैं आपके पास एक ट्रांसफार्मर, वो ट्रांसफार्मर क्या करता है, वो ट्रांसफार्मर आपके पास पावर को बढ़ाने के लिए वोल्टेज को हाई कर देता है, क्योंकि जितना हाई वोल्टेज होगा ट्रांसमिशन उतनी आसान हो जाएगी मान लिए, और उतनी कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाएगी आपके पास। तो हमेशा ये बात याद रखिएगा मेरे बेटे कि पावर ट्रांसमिशन की जाती है आपके पास हाई वोल्टेज के ऊपर। पावर ट्रांसमिशन किस में की जाती है हमारे पास, हाई वोल्टेज के ऊपर, सही है सर। अगर हाई वोल्टेज पे की जाती है तो इसका मतलब पावर को मैक्सिमाइज कैसे किया जाएगा, पीछे करें सर, पावर को मैक्सिमाइज कैसे किया जाएगा, पावर को मैक्सिमाइज किया जाएगा बाय इंक्रीजिंग वोल्टेजेस, ठीक है जी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन डी इंक्रीजिंग वोल्टेज यहां पे, ठीक है जी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कह रहे हैं द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सप्लाई हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सप्लाई की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, ठीक है। जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिक सप्लाई आ रही है, जो नॉर्मली हमारे घरों में इलेक्ट्रिक सप्लाई आ रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो मेरे बेटे उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना आपके पास, ये याद कर लीजिए, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। नॉर्मली हर घर में इतनी फ्रीक्वेंसी आ रही है पूरे पाकिस्तान में आपके पास, ठीक है। और वो फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पास एसी सप्लाई की 50 हर्ट्ज। वो कितनी होती है हमारे पास, 50 हर्ट्ज। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, अच्छा जी ऑप्शन खा गए सर आप जो यहाँ पे, कोई बात नहीं बना देते हैं ऑप्शन। ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर आपके पास 50 हर्ट्ज, विच इज ऑप्शन बी। और ओ सर क्या कर रहे हैं, चलो ऑप्शन सी, ऐसे चेक कर रहा था तुम लोगों को कि तुम लोग जिंदा भी हो कि नहीं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, तो पिछले वाले सवाल का हमारे पास ऑप्शन सी, सही हो गया सर। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन, क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास 23 में कह रहे हैं पीआईवी स्टैंड्स फॉर। व्हाट इज पीआईवी, क्या है ये पीआईवी? पीआईवी का मतलब होता है मेरे बेटे, अच्छा पहले समझाता हूं फिर बता दूंगा क्या मतलब होता है। देखो आपके पास अगर मैं बात करता हूं मेरे बच्चे एक सेमीकंडक्टर डायोड की, सेमीकंडक्टर डायोड किससे मिलकर बनता है, एक पी टाइप सब्सटेंस है और एक एन टाइप सब्सटेंस है। पी टाइप में क्या होते हैं, होल्स होते हैं, ये आ गए वो होल्स हमारे पास फॉर एग्जांपल, ठीक है। और एन टाइप में कौन होते हैं हमारे पास, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आ गए वो लेट्स से इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए। जैसे ही हम लोग पी और एन जंक्शन को आपके पास कंबाइन करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज होके पी टाइप की तरफ चले जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे होल क्रिएट हो जाता है और ये बना देते हैं आपके पास एक पोटेंशियल बैरियर, सही है। ये बना देते हैं एक पोटेंशियल बैरियर, तो ये पोटेंशियल बैरियर बन गया आपके पास, सही है जी। इस पोटेंशियल बैरियर को तोड़ने के लिए मुझे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी लगानी पड़ती है, जो कि नॉर्मली हम लगाते हैं बैटरी लगा के। बैटरी लगाने के दो तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका क्या है, या तो मैं पॉजिटिव वाले पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर दूं। देखो ये जो बड़ी टांग होती है ना बैटरी की, इसे हम कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, और छोटी टांग को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अगर मैं पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच करता हूं और एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से अटैच करता हूं तो ये कहलाती है फॉरवर्ड बाइसिंग। ऐसे केस में क्या होता है कि करंट हमारे पास फ्लो करता है, इसमें करंट फ्लो करता है, क्यों, पोटेंशियल बैरियर टूट जाता है। अगर मैं यहां पे आपके पास बाइसिंग चेंज कर देता, अगर बाइसिंग चेंज कर देता और कैसी कर देता, आपके पास एन टाइप को कनेक्ट कर देता पॉजिटिव टर्मिनल से और पी टाइप को कनेक्ट कर देता नेगेटिव टर्मिनल से, तो हमारे पास बाइसिंग कहलाती है रिवर्स बाइसिंग।
और रिवर्स बाइसिंग में ये जो पोटेंशियल बैरियर बनाए थे ना, इसकी थिकनेस बढ़ने लग जाती है, जिसकी वजह से आपके पास ये जो डायोड है ये डैमेज भी हो सकता है। तो वो पॉइंट, वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, मैं यहां से वोल्टेज बढ़ाता रहूंगा, एक पॉइंट आ गया डायोड डैमेज हो जाएगा। तो वो वैल्यू मैक्सिमम वोल्टेज की जिस पे ये डायोड डैमेज हो सकता है आपके पास, उस वैल्यू को हम लोग कहते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। क्या कहते हैं उसको हम लोग? पीक इनवर्स वोल्टेज। ठीक है, और पीक इनवर्स वोल्टेज की शॉर्ट फॉर्म होती है पीआईवी। तो पीआईवी स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव इनवर्स चार्ज, नहीं सर, गलत। बी, पावर इंटीग्रेटेड वोल्टेज, नहीं सर, गलत। पीक इनवर्स वोल्टेज, यस, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, पीक इनवर्स वोल्टेज आपके पास। ठीक हो गया जी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 कह रहे हैं इन अ फुल वेव रेक्टिफिकेशन, ठीक है, इन फुल वेव रेक्टिफिकेशन द डायोड्स आर यूज्ड। कितने डायोड्स यूज होते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन में? 1 2 3 4। चेक करते हैं सर कितने होते हैं। तो देखिए मेरे बेटे, फुल वेव रेक्टिफिकेशन में क्या होता है, रेक्टिफिकेशन से पहले लाजमी है हमारे पास, रेक्टिफिकेशन से पहले क्या लाजमी है हमारे पास कि हम लोग एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज करें, ताकि हाई वोल्टेज एसी को लो वोल्टेज एसी में कन्वर्ट किया जा सके। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की पहचान क्या है? प्राइमरी में ज्यादा टर्न्स, सेकेंडरी में कम टर्न्स। डन हो गया। और लगा देते हैं 2 डायोड्स यहां पे हम लोग। ये 2 डायोड्स जो हम लोगों ने लगाए, इसके बाद आ जाती है हमारे पास हमारी आउटपुट। सही है भाई, आओ समझते हैं कि ये कैसे काम करेगा। जब हमारे पास यहां पे एक ऑल्टरनेटिंग करंट वेव आती है, ऑल्टरनेटिंग करंट वेव में दो साइकिल्स होती हैं, 2 हाफ साइकिल्स, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल, एक नेगेटिव हाफ साइकिल। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल की बारी आती है तो ऊपर गई पॉजिटिव हाफ साइकिल, नीचे चली गई नेगेटिव हाफ साइकिल। ऊपर हो गया पी टाइप, और पॉजिटिव पी टाइप से जाके मिल रहा है, तो ये हो जाएगी फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग होगी, आपको आउटपुट मिलेगा। नीचे कौन सी हो जाएगी? नेगेटिव और पी टाइप मिल रहा है, रिवर्स बाइसिंग, कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। दोनों में से एक काम निकला, हाँ एक काम कर रहा है सर, एक काम कर रहा है। ठीक हो गया। अब बारी आएगी नेगेटिव हाफ साइकिल की। ऊपर गई नेगेटिव हाफ साइकिल, नीचे चली जाएगी पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो नेगेटिव हाफ साइकिल जब पहुंचती है आपके पास, इस नेगेटिव हाफ साइकिल की वजह से ऊपर एन टाइप और पी टाइप, नेगेटिव और पी टाइप मिल गए, रिवर्स बाइसिंग। नीचे पॉजिटिव मिल गया सर, फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग हो गई, नीचे वाले ने आउटपुट दिया, ऊपर वाला बेकार का हो गया। फिर अगली पॉजिटिव साइकिल आएगी, ऊपर वाला काम करेगा, नीचे वाला बेकार हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? फुल वेव रेक्टिफिकेशन अगर आपने करनी है, आप चाहते हो दोनों हाफ साइकिल्स रेक्टिफाई हो, तो इसके लिए तो मेरे बच्चे आपको 2 डायोड्स यूज करने पड़ जाएंगे ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास इसका? कितने डायोड चाहिए सर? 2 चाहिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन बी 2। सही सर जी। आगे चलते हैं। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहे हैं द वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रॉन इज ऑर्डर ऑफ। एक इलेक्ट्रॉन के साथ जो आपके पास वेवलेंथ एसोसिएटेड होती है, वो किस ऑर्डर की होती है? तो मेरे बेटे वो आप लोग याद रखें यहां पे कि वो आपके पास ऑर्डर जो होता है इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ का, नॉर्मल जो इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड्स हैं आपके पास, उस पर अगर हम लोग उसकी वेवलेंथ निकालते भी हैं तो कैसे निकलेगी? सर डी ब्रोगली ने एक चीज बताई थी हम लोगों को, अरे एक तो सर आप ये भूल जाते हैं ना बार बार, कोई बात नहीं लगाते हैं। डी ब्रोगली ने बताई थी किसी भी मैटर के साथ जो वेव एसोसिएटेड होती है, उसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन mv, जिसमें h है प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू सर होती है हमारे पास 6.625 10 की पावर -34। डन हो गया। m होता है मास, ठीक है सर, मास जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो होता है 9.1 एक्सपोनेंट -31, और v कौन होती है सर? वेलोसिटी। सही है। नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड्स होती हैं, नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड की रेंजेस होती हैं, वो 10 की पावर 6 में होती है बेटा। ठीक है, किसमें होती है? 10 की पावर 6 में होती है। अब -31 और 6 कितने बन जाएंगे सर? -25। -25 ऊपर जाएगा तो -34 और +25 बन जाएंगे। अरे सर, -34 और +25। ठीक है, क्या आ जाएगा? -34 और +25। 10 की पावर्स में खेल लो मैं, सिर्फ 10 की पावर्स में। तो 10 की पावर्स कितनी हो जाएगी हमारे पास सर? तकरीबन -9। ठीक है, 10 की पावर कितनी हो जाएगी? -9। और 6.625 जब 9.1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर कुछ 0.1 ही बनेगा ना, 0.1। इस पॉइंट को भी वाले जाऊं तो ये पावर आपके पास -9 के बजाय क्या बन जाएगी? -10। 10 की पावर -10 में आंसर आ रहा है सर, 10 की पावर -10 में, 10 की पावर -10 में आ रहा है वेवलेंथ का आंसर, यानी कि 10 की पावर -10 मीटर्स में जा रहा है। 10 की पावर -10 मीटर्स एंगस्ट्रॉम भी कहलाती है, और एंगस्ट्रॉम्स के अंदर जो वेवलेंथ्स मेरे बेटे लाया करती हैं, वो करती हैं एक्स रेस की। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विजिबल लाइट। क्या हो गया सर? विजिबल लाइट का जो स्पेक्ट्रम है सर, ये आपके पास 10 की पावर -7 मीटर्स में होता है। एक्स रेज, यस,
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन बी एक्स रेज। क्यों? रेडियो वेव्स तो सर किलोमीटर्स में होती हैं बहुत बड़ी, और इंफ्रारेड रेव्स भी आपके पास नॉर्मली रेंज इनकी सेंटीमीटर टू मीटर्स में होती है। तो एंगस्ट्रॉम के अंदर तो सिर्फ जा ही कौन रहा है? एक्स रेज जा रहा है इन ऑप्शंस में से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड होती है वो किसके ऑर्डर की होती है? वो एक्स रेज के ऑर्डर की होती है। सही है भाई, बात समझ में आती है? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में कह रहे हैं आपके पास विच फोटोन कैरीज द मोस्ट एनर्जी। सबसे ज्यादा एनर्जी किस फोटोन में मौजूद है हमारे पास? इनमें से किस फोटोन में सबसे ज्यादा एनर्जी मौजूद है? आओ देखते हैं। ए कह रहा है ब्लू, दूसरा कह रहा है वॉयलेट, सी कह रहा है रेड और डी कह रहा है हमारे पास ग्रीन। सही है, ब्लू, वायलेट, रेड, ग्रीन, इनमें से मुझे चूज करना है कि किस में सबसे ज्यादा एनर्जी मौजूद है। हाउ वुड आई सिलेक्ट दैट इन विच ऑफ दीज कलर्स मोस्ट एनर्जी इज एक्चुअली प्रेजेंट ओवर देयर? अच्छा समझते हैं सर। प्लांक भाई तो एक आपके पास जिन्होंने हमें समझाया था। अरे सर आप हमेशा एक चीज भूल जाते हैं। कोई बात नहीं, इसीलिए बोलता हूं ताकि तुम लोग जाग जाओ। एनर्जी एक फोटोन की डिपेंड करती है उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर। एक फोटोन की एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर। सही है सर। अब फ्रीक्वेंसी के लिए हम कैसे याद रखें? देखो बेटा, ये कुछ तो याद करना पड़ेगा ना। ये जो विजिबल रेज है ना हमारे पास, जिन्हें हम कहते हैं विबग्योर, ये जो विजिबल रेज हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं आपके पास? विबग्योर। सही है सर। इस विबग्योर में जब हम लोग वॉयलेट से रेड की तरफ जा रहे हैं, वॉयलेट से रेड की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब वॉयलेट से रेड की तरफ जाते हुए जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज होती है। यानी कि वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम है, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। सही हो गया सर। और जब हम लोग रेड से वापसी वॉयलेट की तरफ आते हैं, चूंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वेवलेंथ वहां जाते हुए बढ़ती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी यहां जाते हुए क्या हो रही होती है हमारे पास? कम हो रही होती है। रेड से वॉयलेट में आओगे तो वेवलेंथ कम होगी, क्योंकि वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम है, पीछे भी बताया था मैंने। और सॉरी, रेड क्यों लिख रहे हैं सर? रेड नहीं लिखना था, आपने लिखना था फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या हो रही होगी? बढ़ रही होगी। तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है इनमें से? सर वॉयलेट की। सही है, किसकी है सर? वॉयलेट की। वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी एनर्जी भी ज्यादा। तो वॉयलेट की एनर्जी सबसे ज्यादा हो गई ना सर। अब ढूंढे वॉयलेट का, बी में है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वॉयलेट कलर। ठीक हो गया भाई, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 27। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज इन द अल्ट्रा वॉयलेट रीजन। इनमें से अल्ट्रा वॉयलेट रीजन में, यूवी रीजन में कौन सी सीरीज आती है? आंसर देखते हैं कैसी सीरीज आती है हमारे पास। लाइन से देखते हैं। बामर सीरीज। देखो बेटा बामर, सर हमेशा वाली गलती फिर से कर दी, कोई बात नहीं। देखो बामर सीरीज, बामर सीरीज में क्या होता है मेरे बच्चे? बामर सीरीज में आपके पास कोई भी हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी हायर शेल से जंप करके आता है हमारे पास सेकंड शेल में। ठीक है जी, क्या कर रहे हैं सर? नहीं कर देते। किसी भी हायर शेल से जंप करके किस में आता है? सेकंड शेल में। हमेशा अगर सेकंड शेल में आ रहा है तो वो कहलाती है बामर सीरीज। पाशन सीरीज कब होती है? जब वो थर्ड शेल में वापस आता है। पाशन सीरीज कब होती है मेरे बेटे? जब वो किस में आता है वापस? हमारे पास थर्ड शेल में आता है। सही है। अच्छा, लाइमन सीरीज कब होती है? जब वो किस में वापस आता है? फर्स्ट शेल में आता है। ब्रैकेट सीरीज कब होती है? जब वो किस में वापस आता है आपके पास मेरे बेटे? फोर्थ शेल में आता है। तो बस इस तरह से याद रखो अपने पास, अगर फर्स्ट शेल में वापस आ रहा है कहीं से भी तो लाइमन सीरीज है। ठीक है। अगर सेकंड शेल में वापस आ रहा है तो बामर सीरीज है। सही है। अगर थर्ड शेल में वापस आ रहा है तो पाशन सीरीज है। फोर्थ में आ रहा है ब्रैकेट सीरीज है। ठीक है। जब इतना हो गया तो सर पांचवें का भी बता ही दें, ये होगी फंड सीरीज। सही है। अब इनमें से तमाम सीरीज के अंदर अगर हम लोग ये भी याद रख लें कि किसमें कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आता है तो भी आसानी हो जाएगी। लाइमन सीरीज में मेरे भैया आपके पास आता है, लाइमन सीरीज के अंदर अगर हम जब बात करें तो इसमें आती है मेरे बेटे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। ठीक है। बामर सीरीज में आती है बेटा विजिबल रेडिएशंस। पाशन में आती है इंफ्रारेड रेडिएशंस। ठीक है। और ब्रैकेट और फंड दोनों में हमारे पास आती है फार इंफ्रारेड रेडिएशंस। ठीक है। अब सवाल क्या? सवाल है सर किस में यूवी आती है? अल्ट्रावायलेट किसमें आती है? लाइमन में आती है। ए बामर में आती है? नहीं। बी पाशन में आती है? नहीं। सी में आती है सर लाइमन सीरीज में। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, लाइमन सीरीज। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहे हैं द मेन डिफरेंस बिटवीन, मेन डिफरेंस किसके दरमियान? एक्सरेज और गैमा रेज के दरमियान। आओ देखते हैं भाई ये क्या है। सर एक्सरेज पता है कब बनती है? जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, सर गलती से बचा है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, बहुत तेजी से आता हुआ इलेक्ट्रॉन एक हैवी मेटल पे स्ट्राइक करता है
तो आपके पास एक्सरेज बनती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनती है? एक्सरेज बनती है। और गैमा रेज कब बनती है? गैमा रेज मेरे बेटे बनती है आपके पास एक रेडियो एक्टिव रिसोर्स से। एक रेडियो एक्टिव सोर्स को लाके रख दोगे, वो डिसइंटीग्रेट होगी, एनर्जी निकालेगी अपने अंदर से। एनर्जी जिस फॉर्म में वो निकालती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ गैमा रेज। ठीक हो गया? तो क्या सर फ्रीक्वेंसी में फर्क होता है? देखो नॉर्मली गैमा रेज और एक्स रेज एक जैसी होती हैं, तकरीबन एक जितनी एनर्जी है, तकरीबन एक जितनी फ्रीक्वेंसी है, तकरीबन एक जितनी वेवलेंथ है। क्यों सर ये सब एक जैसे कैसे? क्योंकि देखो एनर्जी का फॉर्मूला सर आपने बताया था एच नहीं होता है या एच सी अपॉन लैम्डा होता है। तो सर जब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी तकरीबन एक जैसी है, एक जितनी है, कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं है, तो फिर किसकी वजह से फर्क आएगा? फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ एनर्जी की वजह से? नहीं सर, ओरिजिन की वजह से। ये उनका ओरिजिन चेंज है, उनके पैदा होने का तरीका डिफरेंट है, उनकी सोर्सेज डिफरेंट है आपके पास। ठीक है, एक्सिस की सोर्स क्या है? एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जब एक मेटल शीट से जाकर टकराता है तो वहां पे तो वहां पे एक्सरेज बनती है। और गैमा रेज की सोर्स कौन है? उसका ओरिजिन कौन है? एक रेडियो एक्टिव मटीरियल। डन हो गया सर? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास यहां पे? ऑप्शन डी, ओरिजिन। ठीक हो गया सर? आगे चलते हैं। क्वेश्चन 29 कह रहे हैं देयर आर इनिशियली 400 एटम्स इन अ रेडियो एक्टिव सैंपल। एक रेडियो एक्टिव सैंपल में कितने हैं हमारे पास? 400 एटम्स है। ठीक हो गया सर? कह रहे हैं व्हाट नंबर ऑफ एटम्स रिमेन आफ्टर 3 हाफ लाइव्स। 3 हाफ लाइव्स के बाद क्या होगा बताइए। आज देखते हैं क्या होगा। देखो बेटा हाफ लाइफ किसे कहते हैं? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ लाइफ? फर्स्ट ऑफ ऑल हाफ लाइफ क्या होती है? एक रेडियो एक्टिव मटेरियल हर वक्त क्या कर रहा होता है मेरे बच्चे? एक रेडियो एक्टिव मटेरियल जो होता है वो हर वक्त अपने अंदर से डिके किए जा रहा है, कभी अल्फा, कभी बीटा, कभी गैमा रेस निकलनी है। जब निकलनी है तो खुद सोचो ना, वो बेचारा आधा रह जाएगा ना यार। जब हर वक्त अपने अंदर से एनर्जी निकालता रहेगा तो बेचारा टूटता रहेगा, कम होता रहेगा। एक पॉइंट आएगा कि तुमने 1 किलो रेडियो एक्टिव मटेरियल लिया था, वो टूटते आधा रह जाएगा, आधा किलो रह जाएगा। जिसका मतलब इस टाइम को, जिस टाइम पीरियड में एक नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल आधा रह जाता है, उसे हम कहते हैं हाफ लाइफ। इन्होंने बोला 3 हाफ लाइफ गुजर गई है, 3 हाफ लाइफ गुजर गई है। सही सर? तो शुरू में मैंने लिए थे भाई कितने एटम्स? 400 एटम्स। सही हो गया सर? कितने लिए थे मैंने मेरे बेटे? 400 एटम्स। जब पहली हाफ लाइफ गुजरी होगी, पहली हाफ लाइफ का मतलब जब आधे रह गए होंगे ये, तो कितने रह जाएंगे? 200। सिंपल, 400 का आधा, 400 को 2 से डिवाइड कर दो, कितने रह जाएंगे? 200 एटम्स रह जाएंगे। डन हो गया सर? ये तो हो गया पहली हाफ लाइफ के बाद की दास्तान। जब दूसरी हाफ लाइफ गुजरेगी एक और आधा कर देते हैं, कितने रह जाएंगे सर हमारे पास? 100 एटम्स। ठीक है, जब तीसरी हाफ लाइफ गुजरेगी तो और आधा कर दे सर, 100 का आधा 50 एटम्स। तो डन हो गया सर? आंसर कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 3 हाफ लाइफ गुजरने के बाद? 50 एटम्स। ए कह रहा है 400, बी कह रहा है 200, सी कह रहा है 50। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, 50 एटम्स। डन हो गया सर जी? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे क्या कह रहे हैं? व्हाइल यूजिंग रेडियो आइसोटोप थ्योरी, ठीक है, थेरेपी, सॉरी, रेडियो आइसोटोप थेरेपी, कैंसरस थायराइड इज ट्रीटेड विद डैश आइसोटोप। देखो मजे की बात आपको पता है क्या है? कि आपके पास जो कैंसरस सेल्स होते हैं ना वो बॉडी में पता है कब क्रिएट होते हैं? जब हम ज्यादा रेडियो एक्टिव रेस से एक्सपोज्ड हो जाए। और मजे की बात, जहर ही जहर को काटता है। तो वही उस कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए भी आपके पास रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज करते हैं। उन्हीं रेडिएशन से कैंसरस सेल को काटा भी जाता है आपके पास। तो इनमें से कौन सा थायराइड के लिए यूज होता है? ये तो रट्टा मारना पड़ेगा सर। मेडिसिनल यूजेज ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स में जाके बुक के अंदर रट्टा मारना पड़ेगा, कौन सा आइसोटोप किधर यूज हो रहा है हमारे पास। तो इधर के लिए मैं बता देता हूं आपके पास कार्बन नहीं, यूरेनियम नहीं, थोरियम नहीं, यहां पे यूज होता है हमारे पास आयोडीन 131। ठीक है, तो आपके पास कैंसरस सेल्स की ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास कौन सा यूज होता है बेटा? आयोडीन 131। डन हो गया? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास यहां पे? ऑप्शन डी, आयोडीन 131। लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहे हैं ओम टाइम्स फेरेड इज इक्विवेलेंट टू। ओम्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं फेरेड से तो वो किसके बराबर बनेगा, ये पता करना चाह रहे हैं। आए करते हैं। ओम को मल्टीप्लाई करना है हम लोगों ने किससे? फेरेड से। ठीक है सर, ओम को मल्टीप्लाई करना है फेरेड से। तो अब इन यूनिट्स को यूज करने के लिए मेरे बेटा आपको इनके फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। ओम होता है रेजिस्टेंस का यूनिट। ठीक है, रेजिस्टेंस बराबर होती है वोल्टेज पर यूनिट करंट के। सही हो गया सर? और आपके पास फेरेड, फेरेड होता है कैपेसिटेंस का यूनिट। कैपेसिटेंस बराबर होता है सर आपके पास चार्ज डिवाइडेड बाय वोल्टेज के। डन हो गया? वोल्ट से वोल्ट कटा गया, कट गया सर। सही है? अच्छा आगे क्या बचेगा? देखें, चार्ज, चार्ज खुद बराबर होता है करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम के, डिवाइड बाय करंट। करंट से करंट काटा गया तो किसके बराबर बच गया? टाइम। और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड।
तो आपके पास ओम मल्टीप्लाई बाय फेरेड एक्चुअली किसके बराबर आ रहा है सर? टाइम के, यानी कि सेकंड के। ऑप्शन ए टाइम करेक्ट आंसर है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए टाइम। डन हो गया। लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 33। करेक्ट 1 किलोवाट आवर्स इज कॉमनली टर्म्ड एज 1 कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। बिल्कुल ऐसी है। आप अपने घर में जब बिल उठाते होगे अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी का, तो बिजली के बिल में लिखा हुआ आता है ना, इस महीने आपने 400 यूनिट यूज करा है, इस महीने आपने 500 यूज किया, और फिर अब्बा चीखते हैं हमारे, ठीक है। तो आपने जितने भी यूनिट यूज करे वो यूनिट एक्चुअली पता है क्या होते हैं? वो होते हैं किलोवाट आवर्स में, कि आपने इतने किलोवाट आवर्स यूज किए इस महीने। आती बात समझ में? अब 1 किलोवाट आवर को कैसे कन्वर्ट करेंगे समझिएगा। देखो पावर सर आप नहीं सुधरेंगे, कोई बात नहीं भैया, आ जाए इसको, ठीक है सर। आ जाए। पावर बराबर होती है सर आपके पास वर्क मल्टीप्लाई बाय टाइम के, या सॉरी वर्क डिवाइड बाय टाइम के। और वर्क डिवाइड बाय टाइम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। तो एनर्जी किसके बराबर होगी सर? पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम के। डन हो गया। एनर्जी का यूनिट होता है सर हमारे पास जूल्स, पावर का होता है सर वॉट, टाइम का होता है सर हमारे पास सेकंड्स, यानी कि जूल बराबर होता है वॉट इंटू सेकंड के। 1 जूल किसके बराबर होता है? 1 वॉट मल्टीप्लाई बाय 1 सेकंड के। ठीक हो गया। मुझे किलो वॉट में जाना है, वॉट को किसमें कन्वर्ट करना है? किलो में। अगर किलो में करना चाह रहा हूं तो मुझे यहां पे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा सर? सिंपली 1000 मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। जब मैं 1000 मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों साइड्स पे, तो आपके पास वॉट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? किलो वॉट में। सेकंड से किसमें जाना है? आवर्स में जाना है। सेकंड से किसमें जाना है? आवर्स में जाना है। तो आवर्स में जाने के लिए मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3600 से, क्योंकि एक घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं। एक घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं भैया आपके पास? 3600 होते हैं हमारे पास। ठीक हो गया। तो जब मैंने वॉट को 1000 से मल्टीप्लाई करा तो ये बन गया किलो वॉट, सेकंड को 3600 से मल्टीप्लाई करा तो ये बन गया आर। सही हो गया सर। और यहां क्या आ गया? यहां आ गया 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 जूल्स। अब ढूंढ ले करेक्ट ऑप्शन कि 1 किलोवाट आवर किसके बराबर है? ये किलो है सर, ये 4 मत समझ लेना कोई भाई इसको। किलोवाट आवर किसके बराबर है? 3.6 एक्सपोनेंट 6 जूल्स के। 3.65 नहीं सर, 3.66। करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन बी 3.6 एक्सपोनेंट 6 जूल्स। ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहे हैं व्हेन अ वायर इज कंप्रेस्ड एंड इट्स रेडियस बिकम्स 2r। एक वायर है मेरे पास, उसको मैंने पिचका दिया, जिसकी वजह से उसका रेडियस क्या हो गया? डबल हो गया। देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी। ठीक है, मान लेते हैं भाई सर, समझते हैं क्या सवाल है। एक वायर है, ये आ गया मेरे पास एक वायर। ठीक हो गया। मान लेते हैं वायर का रेडियस है स्मॉल आर। कैपिटल आर सवाल में मैं स्मॉल आर लेके चलता हूं, क्योंकि रेजिस्टेंस को भी कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करना है। और इस वायर की लेंथ है हमारे पास लेट से एल। ठीक है, वायर की लेंथ कितनी है हमारे पास? एल। तो उसकी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन जाएगा R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, जिसमें रो की रेजिस्टिविटी जो कि मटेरियल डिपेंडेंट कांस्टेंट होता है आपके पास। ठीक हो गया सर। एरिया को अगर मैं ओपन कर दूं एक वायर के लिए, तो ये बराबर हो जाएगा सर हमारे पास पाई आर स्क्वायर के। डन हो गया। अब मैंने इस वायर को पिचका दिया। जब मैंने इस वायर को पिचका दिया तो ऐसी बात है, मोटा भी हो जाएगा थोड़ा पिचकने के बाद आपके पास। अब इसका जो रेडियस बन गया है वो कितना बन गया? डबल हो गया पिछले वाले के मुकाबले में। आर से बढ़ के कितना हो गया? 2r हो गया। अब बताओ इसकी रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? निकाल लेते हैं सर कितनी हो जाएगी, देखते हैं कितनी होगी। लेकिन सर इसकी लेंथ भी तो चेंज हुई, वो तो सवाल में बताया ही नहीं। अब वो कैसे निकाले? तो अब मेरी एक बात याद रखना, देखो भले ही तुम वायर को खींचो पिचकाओ कुछ भी करो, उसका टोटल वॉल्यूम उतना ही रहेगा जितना पहले था आपके पास। अगर टोटल वॉल्यूम जितना पहले हमारे पास लंबे वायर का था उतना ही पिचके हुए वायर का है, लंबे वायर का वॉल्यूम बराबर होगा किसके? पिचके हुए वायर के वॉल्यूम के। तो सर इसको वॉल्यूम को कैसे लिखेंगे? वॉल्यूम बराबर होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। सही है, पहले का एरिया ए है, पहले की लेंथ हमारे पास एल है। सही हो गया सर। बाद का क्या है? बाद का एरिया मान लेते हैं ए पिचका हुआ और लेंथ पिचकी हुई। सही है, आ गए यहां तक सर हमारे पास। एरिया का फॉर्मूला हमारे पास पहले क्या था? पाई आर स्क्वायर एल। बाद में कितना हो गया सर? पाई 2r का स्क्वायर, क्योंकि अब डबल रेडियस हो चुका है और लेंथ पिचकी हुई। सही हो गया सर, आ गए यहां तक हमारे पास। सही है, पाई ने पाई को काटा मारा। सही है, ये हो जाएगा सर हमारे पास आर स्क्वायर एल बराबर हो जाएगा किसके? 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4r स्क्वायर और लेंथ किसकी? पिचकी हुई हमारे पास। डन हो गया सर। आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को काटा तो पिचकी हुई लेंथ कितनी हो गई सर? यहां पे देख लेना, पिचकी हुई लेंथ ओरिजिनल लेंथ के कितनी हो जाएगी? 4 गुना कम हो जाएगी आपके पास। पिचकी हुई लेंथ कितनी हो जाएगी? 4 वहां जाके डिवाइड होगा, ओरिजिनल लेंथ से 4 गुना कम हो जाएगी। तो आओ सर ये पिचके हुए वायर का रेजिस्टेंस को निकालें। इसकी रेजिस्टेंस को मैं कह देता हूं पिचके हुए वायर की रेजिस्टेंस। ठीक है, निकालते हैं सर। इसका फॉर्मूला बन जाएगा रो लेंथ कितनी है अब इसकी? L/4 है, डिवाइडेड बाय एरिया कितना है इसका? एरिया था पाई इंटू 2r का स्क्वायर, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। लिख देता हूं यहां पे 4 पाई
आर स्क्वायर, ये 4 और 4 बन जाएंगे 16। ठीक है जी, तो रेजिस्टेंस ऑफ पिच का हुआ वायर कितनी हो गई, 1/16 को मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर अगर रो एल ओवर पाई आर स्क्वायर, रो एल डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। मजे की बात सर, ये तो ओरिजिनल रेजिस्टेंस थी, तो पिच के हुए वायर की रेजिस्टेंस कितनी निकल के आ गई सर, ये निकल के आ गई 1/16 ओरिजिनल वायर की रेजिस्टेंस, यानी कि पहले के मुकाबले में कितने गुना कम हो गई, 16 गुना कम हो गई हमारे पास। पहले के मुकाबले में कितने गुना कम हो गई आपके पास, 16 टाइम्स कम हो गई। करेक्ट आंसर 16 गुना बढ़ गई, गलत सर। बी 4 गुना बढ़ गई, गलत सर। 16 गुना कम हो गई, 1/16 आर हो चुकी है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 1/16 आर। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन 35 कह रहा है वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओहमिक डिवाइस, इनमें से ओहमिक डिवाइस कौन सी है। ए फिलामेंट बल्ब। देखो फिलामेंट बल्ब में क्या होता है मेरे बच्चे, जो पीले वाले बल्ब लगे होते हैं हमारे पास बेकरीज वगैरह में नॉर्मली, इन फिलामेंट बल्ब के अंदर हमारे पास स्टार्टिंग के अंदर तो करंट और वोल्टेज लीनियरली बिहेव करते हैं, लेकिन जैसे जैसे करंट बढ़ता है रेजिस्टेंस भी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है, जिसकी वजह से इनका जो बिहेवियर है वो नॉन लीनियर हो जाता है। तो फिलामेंट बल्ब कुछ अरसे तक के लिए, कुछ देर के लिए तो ओमिक होता है, उसके बाद वो ओमिक बिहेवियर को आपके पास भूल जाता है। भाई ये ग्राफ याद रखने किसके दरमियान है, वोल्टेज और करंट के दरमियान है। ठीक है, सेमीकंडक्टर, डायोड और ट्रांजिस्टर, ये दोनों एक ही जैसी कहानी है। इन दोनों की कहानियों में मैंने पीछे भी सिखाया था। इनमें क्या होता है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, तो इनका जो पोटेंशियल बैरियर है वो ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस कम हो जाती है। तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से रेजिस्टेंस कम हो जाती है, और ये भी नॉन लीनियर कर्व पे चले जाता है, जिसकी वजह से ओमिक बिहेवियर नहीं शो करता। आपके पास वोल्टेज और करंट ग्राफ का जो होता है वो नॉन लीनियर बिहेवियर पे जाने के बाद आपके पास ओमिक बिहेवियर आपको शो ही नहीं करता। डी कॉपर वायर। कॉपर वायर इज अ प्योर कंडक्टर, और कंडक्टर्स के अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है कि जब उनमें से करंट गुजरता है तो उनकी रेजिस्टेंस नॉर्मली नहीं इंक्रीज होती, उनका टेम्परेचर नॉर्मली नहीं बढ़ता, और उनका जो ग्राफ होता है एक कॉपर वायर के लिए जो ग्राफ बनता है वीआई ग्राफ, वो कैसा बनता है हमारे पास पर एक स्ट्रेट लाइन, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं कि ये क्या हो जाता है, एक ओमिक कंडक्टर हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ऑप्शन डी कॉपर वायर। कॉपर वायर हमारे पास कैसा कंडक्टर है, यहाँ पे एक ओमिक कंडक्टर है, यह ओमिक डिवाइस है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहे हैं द चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। मेटेलिक कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर्स के अंदर कहानी क्या होती है मेरे बेटे, कि इनकी जो चेंज इन रेजिस्टेंस होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चेंज इन टेम्परेचर के साथ, और चेंज इन टेम्परेचर की पावर 1 के साथ ही, कोई स्क्वायर रूट वगैरह कुछ नहीं आता। तो अगर पावर 1 के साथ ही है तो लीनियरली चेंज होगा ये भी, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी लीनियरली बढ़ेगी, टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस भी लीनियरली कम होगी, जिसका मतलब यहां कह रहे हैं टेम्परेचर कम करेंगे तो रेजिस्टेंस भी लीनियरली डिक्रीज होगी। तो रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगी भाई, नॉन लीनियर वे में, कर्व में, लीनियर में या कर्वी लीनियर में। सर सिंपली आपने तो याद करा दिया, ये ऑप्शन सी लीनियर में आपके पास चेंज होगी, लीनियर बिहेवियर में। ठीक है भाई, मूविंग ऑन 37 कह रहे व्हेन करंट आर फ्लोइंग थ्रू टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स इन सेम डायरेक्शन। दो वायर्स है मेरे पास, एक ये आ गया, सही है, और दूसरा भी आ गया, दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, सही है। देन दे बोथ क्या करेंगे ये दोनों फिर एक दूसरे के साथ, भाई दो वायर्स है सर आपके पास, मान लेते हैं ये आ गए दो वायर्स, दोनों में करंट कहां जा रहा है, ऊपर डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड ग्रिप रूल, जिस डायरेक्शन में करंट जाता है वहां हम रखते हैं अपने राइट हैंड का थंब। ठीक है, और जो हमारी फिंगर्स कर्ल हो रही होती हैं ये हमें बताती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां जाएगी। तो इस वायर में देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी जा रही है, हमारे पास इस तरह से जा रही है, बना देते हैं सर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से जा रही है, डन। इसमें भी ऐसी जाएगी, ऐसी जाएगी हमारे पास, बिल्कुल सही है सर, ऐसी जाएगी आपके पास। अब इस पॉइंट पे क्या होगा, देखो इस पॉइंट पे क्या होगा, ये जो पॉइंट है बीच में यहाँ पे पहले वाला वायर जो ये ए वायर जो है इसकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, इनटू द पेज जा रही है, और दूसरे वाले की वहीं से आउट ऑफ द पेज आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है आपके पास। तो इसके लिए आउट ऑफ द पेज आ रही है, इसके लिए इनटू द पेज जा रही है। दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स क्या कर रही है, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, और जब मैग्नेटिक फील्ड्स अपोज करती हैं तो क्या करते हैं मैग्नेट्स मेरे बेटे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नॉर्थ और साउथ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और नॉर्थ और नॉर्थ क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगी हमारे पास, अट्रैक्शन, दोनों वायर्स एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। ऑप्शन ए रिपेल, बी मूव पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे से पैरेलल मूव करने लग जाएंगे, नहीं भाई क्या हो गया, सी अट्रैक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारे पास सर, यहां पे ऑप्शन सी अट्रैक्ट। ठीक हो गया भाई। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहे हैं आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैक्सिमम
मैग्नेटिक फ्लक्स किसे कहते हैं सर? एक मैग्नेट है मेरे पास, इस मैग्नेट से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो किसी भी सरफेस से कितना पास हो सकती हैं, कितनी लाइंस किसी सरफेस एरिया से पास हो रही हैं, उसे कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है मेरे बेटे, ये भी याद रखना अपने पास, हाँ सर भूल जाते हैं आप, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है मेरे बेटे, ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है ये डॉट प्रोडक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर सरफेस एरिया का। ये किस किस का डॉट प्रोडक्ट होता है? मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर सरफेस एरिया का। अगर ये डॉट प्रोडक्ट है सर, तो डॉट प्रोडक्ट होने की वजह से आपके पास इनका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? बी का मैग्नीट्यूड, सरफेस एरिया का मैग्नीट्यूड, और इन दोनों के दरमियान जो एंगल आ रहा है उसका कॉस। ठीक है, अब कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है ये चेक कर लें बस आप अपने पास। ठीक है, क्योंकि सवाल में क्या पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम के लिए एंगल बताओ। कॉस थीटा की वैल्यू जो मैक्सिमम निकलती है ना मेरे बेटे, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो एग्जिस्ट कर सकती है वो है 1। उसके लिए थीटा को क्या होना पड़ेगा? कॉस इनवर्स ऑफ 1 होना पड़ेगा, और कॉस इनवर्स ऑफ 1 मेरे भैया बराबर होता है 0 डिग्री के। तो इसका मतलब आपके पास जब ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर सरफेस एरिया पैरेलल हो जाएंगे, तब हमारे पास मेरे बेटे मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा हम लोगों को। तो मैक्सिमम फ्लक्स कब मिलेगा? 0 डिग्री पे। ऑप्शन ए, यस सर, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए 0 डिग्रीज। डन हो गया जी, आगे चलते हैं। 39 current transformer is a device which steps up or steps down the input। ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? पीछे भी जिक्र करवाया था मैंने बेटा इस चीज का वैसे, कि ट्रांसफॉर्मर क्या करता है आपके पास? ट्रांसफॉर्मर हमारे घरों में लगे हुए स्टेबलाइजर्स को भी कहते हैं। जब हमारे घर में कम वोल्टेज आता है तो हम फ्रिज के ऊपर स्टेबलाइजर लगा रखे होते हैं, जिससे क्या होता है, फ्रिज को नॉर्मल वोल्टेज 220 ही मिलता है आपके पास। ठीक है, ताकि फ्रिज उड़ ना जाए हमारे पास। तो ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? या तो वोल्टेज को बढ़ाता है तो उसको हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, या वोल्टेज को कम करता है उसे हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो आपके पास ट्रांसफॉर्मर क्या करता है मेरे बच्चे? वोल्टेज को या तो बढ़ाता है या वोल्टेज को क्या करता है? कम करता है। तो किसको स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है? ए करंट? नहीं सर, ये स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है आपके पास ऑप्शन बी, वोल्टेज को। ठीक है, ये किसको स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है हमारे पास? ऑप्शन बी, वोल्टेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहे हैं इफ अ स्टेशनरी बार मैग्नेट इज प्लेस्ड नियर अ कॉइल। एक स्टेशनरी बार मैग्नेट है मेरे पास, ये आ गया बार मैग्नेट। ठीक है, स्टेशनरी है यानी कि रुका हुआ है, एक ऐसे रुका हुआ बार मैग्नेट आ गया। कह रहे एट रेस्ट, रुका हुआ है, सो मैक्सिमम लाइंस ऑफ फोर्स पासेस थ्रू द कॉइल। ठीक है, एक कॉइल के बराबर में प्लेस किया हुआ तो इसको मान लो ऐसे। ठीक है, अब इस बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल में से पास हो रही है। ठीक है, पास हो रही है। अब अगर मैं यहां कोई गैल्वेनोमीटर लगा दूं इस कॉइल के साथ, तो वो गैल्वेनोमीटर क्या दिखाएगा? समझते हैं बेटा, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही होती, चेंज कब होती? जब मैं मैग्नेट को मूव करता या कॉइल को मूव करता आपके पास। ठीक है, दोनों में से किसी भी एक को मूव करता तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती, जिसको हम कहते हैं क्या चेंज हो रहा है आपके पास? फ्लक्स चेंज होता। अभी तो पिछले सवाल में देखा हम लोगों ने कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी गुजर रही होंगी, उसको हम क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स चेंज हो रहा होता। और फेरेडे भैया हम एक बात सिखाते हैं, जब भी किसी भी कॉइल के साथ लिंक हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें ईएमएफ और करंट इंड्यूस हो जाएंगे। करंट इंड्यूस होने की शर्त क्या है? फ्लक्स चेंज होना चाहिए। फ्लक्स चेंज होगा तो इंडक्शन होगी। यहां हो रहा है सर, रेस्ट में है मैग्नेट और कॉइल दोनों, किस में? रेस्ट में, मूव ही नहीं कर रहे, तो फ्लक्स मैक्सिमम जरूर है, चेंज नहीं हो रहा। तो जब फ्लक्स का चेंज नहीं होगा तो ना ही करंट इंड्यूस होगा, ना ही ईएमएफ इंड्यूस होगी, कुछ भी इंड्यूस नहीं होगा, करंट ही नहीं होगा। जब करंट ही नहीं होगा तो गैल्वेनोमीटर क्या करेगा? सर गैल्वेनोमीटर का काम होता है करंट को डिटेक्ट करना, करंट ही नहीं है तो इसका मतलब कोई आपके पास डिटेक्शन ही नहीं होगी, गैल्वेनोमीटर की सुई हिलेगी नहीं, अंडा करंट आएगा आपके पास। हाँ भाई, क्या शो करेगा गैल्वेनोमीटर? मैक्सिमम करंट। क्या हो गया, पागल है सर? मिनिमम करंट होगा ही नहीं, ऑप्शन सी हो जाएगा क्या आपके पास? नो करंट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारे पास? ऑप्शन सी, नो करंट। ठीक हो गया भाई, तो इसका आंसर हो जाता है हमारे पास ऑप्शन सी, नो करंट। डन है भाई।